जय हिंद दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब के अंदर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम इस बार आरएस प्रारंभिक परीक्षा जो 1992 से लेकर और 2021 तक जितने भी आरएस प्रारंभिक परीक्षा के जो पेपर हुए हैं उन्हें हमने सोल्व करवाने का क्या किया है, प्रयास किया है। इस कड़ी के अंदर हमने सबसे पहले 1992 का पेपर लिया है। इसके अंदर उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किया गया जो आज के टाइम में क्या होंगे, प्रासंगिक रहेंगे। इस कड़ी के अंदर हम पहले सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है। यहाँ पे ये पूछना चाहता है कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय का नाम क्या है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का शासक है जिसका नाम क्या है, कुमारगुप्त। अगर गुप्त वंश के संस्थापक की बात की जाए तो उसका नाम क्या होगा, श्रीगुप्त होगा। और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो उस वास्तविक संस्थापक का नाम क्या होगा, चंद्रगुप्त होगा। वास्तविक संस्थापक का नाम क्या है, चंद्रगुप्त है। संस्थापक का नाम क्या है, श्रीगुप्त है। और गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक अगर पूछा जाए तो उसका नाम क्या होगा, समुद्रगुप्त मौर्य होगा, जिसे स्मिथ ने भारत का इसे क्या बोला गया है, नेपोलियन बोला गया है। वही है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, संस्थापना किसने करी है, कुमारगुप्त के समय की गई है। और गुप्त वंश की जब बात हो रही है तो अपन बताते चले, मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, श्रीगुप्त संस्थापक है। अच्छा, गुप्त साम्राज्य की अगर राजधानी पूछा जाए तो राजधानी का नाम क्या था, पाटलिपुत्र था, जो बिहार राज्य के अंदर स्थित है। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कौन होंगे, चंद्रगुप्त प्रथम होंगे। इन्होंने कौन सा समाज चलाया था, इन्होंने गुप्त समाज चलाया था। इन्होंने कौन सा समाज चलाया है, गुप्त समाज चलाया है। 319 ईस्वी के अंदर इन्होंने कौन सा समाज चलाया है, गुप्त समाज चलाया है। ठीक है, इनका सबसे प्रतापी शासक कौन होगा, समुद्रगुप्त होगा। समुद्रगुप्त ने भारत का क्या किया जाता है, भारत को नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा किसने। नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है, मोहम्मद गौरी। आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि भारत के अंदर सबसे पहले अगर लिखित इतिहास की बात आती है, जब साक्ष्य मिलते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के अंदर भारत के अंदर वैदिक काल स्टार्ट होता है। वैदिक काल को अपन दो भागों में बांटा है, एक ऋग्वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल समाप्त होता है तो भारत के अंदर महाजनपद काल शुरू होता है। महाजनपद काल के अंदर अपन 16 महाजनपद पढ़ते हैं। उन 16 महाजनपद के अंदर भी अपन सबसे पहले इंपॉर्टेंट महाजनपद कौन सी पढ़ते हैं, मगध पढ़ते हैं। और मगध के अंदर जो राजवंश राज करता है सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है मौर्य राजवंश। मौर्य सबसे प्रतापी राजा थे, इसलिए उनके नाम के ऊपर पूरे राजवंश का नाम पड़ा। उसका राजवंश का नाम क्या हो गया, मौर्य काल हो गया। मौर्य काल के बाद में मौर्योत्तर काल आता है। मौर्योत्तर काल समाप्त होने के बाद में ये काल आता है, गुप्त काल आता है। गुप्त वंश का ये जो क्या नाम है, नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय को मोहम्मद गौरी का सेनापति था बख्तियार खिलजी, इसने इसको क्या कर दिया था, तहस नहस कर दिया था। ठीक है, अब अगर बात हो रही है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी कहाँ पे है, बिहार के अंदर स्थित है। अगर वहीं बात करें आपकी उदंतपुरी विश्वविद्यालय, तो ये भी कहाँ पे है, ये भी बिहार राज्य के अंदर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था को नहीं छोड़ी। इसका हमें प्रमाण किससे मिलता है, तो अशोक की उपाधि मिलती है, देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि। इस उपाधि से हमें पता लगता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार करते हुए भी क्या नहीं छोड़ा था, हिंदू धर्म के प्रति आस्था नहीं छोड़ी थी। अशोक धर्म के, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के पुख्ता प्रमाण हमें किससे मिलते हैं, आगे स्लाइड में अपन देखते हैं। अशोक ने शासन कब संभाला था, 2069 ईस्वी पूर्व के अंदर इसने क्या किया था, शासन संभाला था। 2069 में शासन संभालने के 8 वर्ष बाद में इसमें किसके ऊपर आक्रमण किया था, कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था। 8 वर्ष के बाद में इसके किसके ऊपर आक्रमण किया था, कलिंग के ऊपर। इस हिसाब से यहाँ पे शासन काल कब होगा, जब कलिंग पे आक्रमण किया था 261 ईस्वी पूर्व। इसने किसके ऊपर आक्रमण किया है, कलिंग के ऊपर आक्रमण किया है। कलिंग के ऊपर आक्रमण करने की हमें इसकी जानकारी 13वें शिलालेख के अंदर प्राप्त होती है। 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग को भारत का कौन सा प्रांत बनाया था, इसने 5वां प्रांत बनाया था। अशोक ने कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया और भारत का कौन सा प्रांत बनाया, 5वां प्रांत बनाया तथा कलिंग की राजधानी क्या रखी थी, तोसली। कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी। ठीक है, अशोक ने 10वें वर्ष के अंदर कहाँ पे यात्रा की थी, तो बोध गया की यात्रा करी थी। आपको पता है महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया के अंदर हुआ है। और बोध गया के अंदर जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो तिथि कौन सी थी, वैशाख शुक्ल तृतीया थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। वैशाख शुक्ल तृतीया को ही इन्हें जन्म हुआ था और वैशाख शुक्ल तृतीया को इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत ने जो अपना पहला परमाणु परीक्षण है वो भी कब किया था, 18 मई 1974 को किया था। और उस दिन भी क्या था, वैशाख शुक्ल तृतीया थी। इसी वजह से उसकी कोड नेम भी क्या रखा था, लाफिंग बुद्धा रखा था। अशोक ने 20वें वर्ष के अंदर लुम्बिनी की यात्रा करी थी। अशोक ने 20वें वर्ष के अंदर कहाँ पे यात्रा करी है, लुम्बिनी की यात्रा करी है। लुम्बिनी वही स्थान है जहां महात्मा बुद्ध का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। अशोक के बौद्ध धर्म अनुयायी होने का पुख्ता प्रमाण हमें भाब्रू शिलालेख से मिलता है।
कौन सा शिलालेख है? बाबरू शिलालेख है। बाबरू शिलालेख आपको कहाँ मिलता है? तो जयपुर के अंदर विराटनगर के अंदर आपको ये क्या होता है? प्राप्त होता है। बीजक पहाड़ी से ये मिलता है। किस पहाड़ी से प्राप्त हुआ है? बीजक पहाड़ी से। इसको खोज करने वाले कौन थे? इस बाबरू शिलालेख की खोज किसने करी थी? कैप्टन बर्ट ने इसकी क्या की है? खोज की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय भाषाओं तथा 40 विदेशी भाषाओं के अंदर क्या किया गया है? अनुवाद किया गया है। उसका नाम क्या है? पंचतंत्र मिलता है। उसका नाम क्या मिलता है? पंचतंत्र मिलता है। आपको मैं बता दूं, अभी अपन गुप्त वंश पढ़ के आए थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ये जो पूरा गुप्त काल है, ये आपका क्या कहलाता है? साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल कहलाता है। मैं आपको 2-3 फैक्ट और बता देता हूं। साहित्य का स्वर्ण काल, गुप्त काल है। अगर वहीं आपको चित्रकला का स्वर्ण काल पूछ लिया जाए तो जहांगीर, मुगल बादशाह जो मुगल बादशाह जहांगीर है, उसके जो काल को क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं, चित्रकला का। अगर आपको संगीत का स्वर्ण काल बोल दिया जाए, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का जो शासन काल है वो संगीत का शासन स्वर्ण काल कहलाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य का स्वर्ण काल किसका? गुप्त काल है। चित्रकला का स्वर्ण काल किसका शासन काल करेगा? जहांगीर का रहेगा। और संगीत का स्वर्ण काल किसका रहेगा? मोहम्मद शाह रंगीला का रहेगा। इसके अंदर यही इस क्वेश्चन की क्या की गई है? व्याख्या की गई। अच्छा, गुप्त काल के अंदर महाकवि कालिदास जो भी कौन से काल से संबंध रखते हैं? गुप्त काल से संबंध रखते हैं। उनकी भी बहुत सारी बुकें हैं जिनका अपन ने क्या किया गया है? वर्णन किया है। आज भी भारत में हैंसांग को याद किया जाता है। किस कारण से किया जाता है? तो सी यू की, हैंसांग की बुक का नाम क्या है? सी यू की है। हैंसांग ने जो बुक लिखी है उसका नाम क्या है? सी यू की है। आपको एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, हैंसांग किसके समय में भारत आया था? हैंसांग भारत आया था, उस समय भारत का राजा क्या था? हर्षवर्धन था। हैंसांग किस शासक के समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। आपको पता होना चाहिए, गुप्त काल के बाद में जो काल आता है उसको हम बाद में गुप्तोत्तर काल कहते हैं। और उस काल के अंदर उत्तर भारत का एक ही प्रमुख शासक अपन को पढ़ने को मिलता है जिसका नाम क्या है? हर्षवर्धन है। और हर्षवर्धन की राजधानी का नाम क्या है? कन्नौज है। हैंसांग हर्षवर्धन के समय भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर इसने अध्ययन किया था। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूं कि नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर उस समय उसने कौन सी शाखा के अध्ययन किया था? बौद्ध धर्म 2 शाखाओं के अंदर बढ़ गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर इसने महायान शाखा का अध्ययन किया था। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जब हैंसांग पढ़ रहा था तब उल्लेख करता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति था, उस कुलपति का नाम क्या मिलता है? शीलभद्र मिलता है। हैंसांग की बुक का नाम क्या है? सी यू की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। प्राचीन भारत का वह राज्य जो नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत का वह राज्य जो किसके लिए प्रसिद्ध था? नौसेना के लिए प्रसिद्ध था। उस राज्य का नाम क्या होगा? चोल राज्य। ये क्वेश्चन वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर चोलों से क्वेश्चन प्राय पूछा ही जाता है। चोलों के अंदर वह शासक कौन था जिसने स्वर्ण सिक्के चलाए थे? सोने के सिक्के चलाने वाले शासक का नाम क्या मिलेगा? उत्तम चोल मिलेगा। वह शासक कौन है जिनका नाम क्या है? उत्तम चोल है, जिसने किसके सिक्के चलाए थे? सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यह पूछा गया है। अच्छा, चोलों की बात की जाए तो अपन बता सकते हैं कि चोलों का जो संस्थापक है उसका नाम क्या मिलेगा? आपको विजयालय मिलेगा। और चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर चोलों की क्या मिलती है? राजधानी मिलती है। चोलों की राजधानी क्या थी? तंजौर थी। और संस्थापक कौन है? विजयालय है। ठीक है। अच्छा, चोलों के और प्रमुख शासक भी इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में प्राय एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम किसका मिलता है? राजराज का मिलता है। राजराज फर्स्ट था। श्रीलंका को इन्होंने क्या किया था? जीता था, लेकिन साम्राज्य के अंदर नहीं मिलाया था। इन्होंने इसको क्या बना लिया था? एक प्रांत बनाया था। उस प्रांत का नाम क्या रखा था? यह भी एग्जाम में पूछा गया है। मुंडी चोल मंडलम, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा गया है कि वह कौन शासक है जिसने श्रीलंका को जीत लिया था लेकिन श्रीलंका को अपने में शामिल नहीं किया था, प्रांत बना लिया था। उस प्रांत का नाम उसने क्या रखा था? मुंडी चोल मंडलम। इससे अगला शासक आएगा राजेंद्र फर्स्ट। अगला शासक कौन आएगा? राजेंद्र फर्स्ट। राजेंद्र फर्स्ट को क्या कहते हैं? चोलों का स्वर्ण काल कहते हैं। चोलों का स्वर्ण काल किस शासक को कहा जाता है? राजेंद्र फर्स्ट को कहा जाता है।
ठीक है। राजेंद्र फर्स्ट ने क्या किया था, श्रीलंका को पूर्णतः अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था। इसने जावा और सुमात्रा को जीता था। आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया वर्तमान के अंदर जो प्रमुख दो द्वीपों के ऊपर फैला, उन द्वीपों का नाम क्या है, जावा और सुमात्रा है। इंडोनेशिया वही देश है जो विश्व के सर्वाधिक द्वीपों के ऊपर फैला हुआ है, 1700 लगभग इसके अंदर द्वीप है। तो जावा और सुमात्रा को भी किसने जीत लिया था, राजेंद्र फर्स्ट ने जीत लिया था। राजेंद्र फर्स्ट ने किसको जीता था, बंगाल को जीता था। ठीक है, इसने किसको जीता था, बंगाल को जीता, और बंगाल को जीती इसने जो उपाधि धारण करी थी उसका नाम क्या है, गंगेकोंड। गंगेकोंड की इसने क्या करी है, उपाधि धारण करी है। अच्छा, इसने बंगाल को जीता और बंगाल से गंगा नदी का पानी लेके आया था, और पानी लेके इसने एक तालाब बनवाया था। उस तालाब का नाम क्या रखा था, चोल गंगम तालाब। इसने तालाब बनाया था, चोल गंगम तालाब, और उस जो तालाब का पानी था उसमें गंगा नदी के पानी को क्या किया था, डाला था। पवित्र तालाब उसने बना दिया था। आपको मैं ये भी बताता चलूं, चोल शासक इतने शक्तिशाली थे कि इनके टाइम के अंदर बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था। यानी इनकी जो नौसेना थी इतनी पावरफुल थी कि बंगाल की खाड़ी को क्या कहा जाता था, चोलों की झील कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर अकबर के जो युद्ध करने का मेन उद्देश्य क्या था, तो अपने को पता होना चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध था, उसके अंदर अकबर के जो मेन उद्देश्य था वो क्या थी, साम्राज्यवादी नीति थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 के अंदर ये क्या हुआ है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इस युद्ध के पीछे अकबर का मेन उद्देश्य क्या था, साम्राज्यवादी नीति का विस्तार करना था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। अकबर के समय के अगर प्रसिद्ध चित्रकार की बात की जाए तो यहाँ पे दसवंत नाम का जो चित्रकार था वो अकबर काल का स्वर्णकाल था। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहते हैं। चित्रकला का स्वर्णकाल अपन जहांगीर के शासनकाल को कहते हैं। ठीक है, अगर संगीत का वापस पूछा जाए तो अपन बता सकते हैं कि मुगल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला नाम है, उस शासक उसके शासनकाल को अपन क्या कहते हैं, संगीत कला का स्वर्णकाल कहते हैं। इसके बारे में डिटेल से अपन देखते हैं। अच्छा, अकबर ने क्या किया था, एक तो पृथक चित्रकला विभाग की क्या करी है, स्थापना करी। अकबर ने चित्रकला के लिए क्या करी है, पृथक से चित्रकला विभाग की स्थापना करी है। ठीक है, इसके काल में प्रमुख चित्रकार कौन है, एक तो दसवंत मिलता है। ठीक है, अच्छा, इसकी कृति का नाम इंपॉर्टेंट है, रज्मनामा नाम की इसने क्या लिखी है, कृति लिखी है। ठीक है, अगला चित्रकार कौन मिलता है, बसावन मिलता है, जिसने कृष्णकाय घोड़े के ऊपर निर्जन वन के अंदर मजनू का चित्र, ठीक है, किसका चित्र बनाया, मजनू का चित्र बनाया। एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि वह कौन चित्रकार है जिसने कृष्णकाय घोड़े पर सवार मजनू का निर्जन वन के अंदर चित्र बनाया है, तो उस चित्रकार का नाम क्या होगा, बसावन होगा। एक चित्रकार का नाम क्या मिलता है, महेश मिलता है। ठीक, उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता चलूंगी, अकबर के समय का एक चित्रकार है जिसका नाम क्या है, अबू समद। अकबर ने इसे सीरी कलम की उपाधि दी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा हुआ है अकबर ने किसे सीरी कलम की उपाधि दी थी, तो आपको पता होना चाहिए अकबर ने किसे सीरी कलम की उपाधि दी है, अबू समद को उपाधि दी है। वही क्वेश्चन अभी सेम रिपीट हो रहा है। चित्रकला का स्वर्णकाल किसके टाइम को कहते हैं, जहांगीर के समय को क्या कहते हैं, चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक अभियान में सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण में इन राज्यों की सुरक्षा करना, किराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजों की प्रभु सत्ता क्या करना, स्थापित करना। मैं आपको बताया 1600 ईस्वी के अंदर किस कंपनी की स्थापना हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था, व्यापार करने के उद्देश्य ये क्या आई थी, भारत के अंदर आई थी। कंपनी के गवर्नर जनरल आपको क्या मिलते हैं, लॉर्ड वेलेजली। भारत में राजपूतों में सहायक संधि करने का इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों की प्रभु सत्ता को क्या करना था, स्थापित करना था। ठीक है, भारत के अंदर अंग्रेजी प्रभु सत्ता की स्थापना के लिए दो युद्ध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक प्लासी का युद्ध और एक बक्सर का युद्ध है। बक्सर के युद्ध के अंदर एक तगड़ा स्टेटमेंट आपको मिलता है एनसीईआरटी के अंदर कि बक्सर के युद्ध के अंदर भारत के अंधेरी काली रातों की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुलंबित है, असम बोरोनी तेल क्षेत्र शोधन केंद्र है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तेल शोधन केंद्र है, महाराष्ट्र कोयना तेल शोधन केंद्र है, उत्तर प्रदेश डिगबोई तेल शोधन केंद्र है। ये वाला आंसर इसके अंदर क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि अपने को पता है डिगबोई जो तेल शोधन केंद्र है वो कहाँ पे है, तो वो असम के अंदर है। ठीक है, भारत के अंदर सबसे पहले जो तेल कुआं खोजा गया था वो भी कहाँ खोजा गया था, असम के अंदर। सर्वप्रथम तेल कुआं कहाँ खोजा गया, सर्वप्रथम तेल कुआं कहाँ खोजा गया, असम के अंदर खोजा गया। अगर आपको पूछे कि नाहर कटिया भी कहाँ पे है, तो नाहर कटिया भी कहाँ पे है, असम के अंदर ही ये तेल खनन क्षेत्र है। असम तेल
खनन क्षेत्र। सबसे पहले का नाम क्या होगा? नाहरकटिया। यहाँ पे सबसे पहले भारत के अंदर अगर तेल शोधन की जो रिफाइनरी स्थापित हुई है तो वो कहाँ हुई है? असम के अंदर ही हुई है। उसका नाम क्या है? डिगबोई है। और तीसरा जो है उसका नाम क्या है? सुरमा घाटी। सुरमा घाटी ये क्षेत्र भी कहाँ पे है? ये भी असम के अंदर है। इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि असम में कितने तेल क्षेत्र मिलते हैं? अपने प्रमुख रूप से 3 तेल क्षेत्र मिलते हैं। एक का नाम है नाहरकटिया, दूसरे का नाम है डिगबोई और तीसरे का नाम कौन सा है? सुरमा घाटी है। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गतियों को किस विशिष्टता से होता है? मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता के कारण होता है? ठीक है, इसके अंदर पहला ऑप्शन है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, दूसरा ऑप्शन है धुरी पर 23.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर इसका क्या पाया जाता है? झुकाव पाया जाता है। ऊपर बताया गया ए और दे दोनों क्या है? सम्मिलित है या अपने धुरी के ऊपर क्या करना है? घूमना है। अपन इसको जान सकते हैं व्याख्या। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों के अंदर कौन सा है? एक तो पृथ्वी का अपने अक्ष के ऊपर क्या करना है? घूमना है। 23 डिग्री अक्षांश के ऊपर क्या होना है? झुकाव होना है। और सूर्य के चारों तरफ क्या है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अंदर परिक्रमा करना है। अतः इसका वो आंसर का जो विकल्प होगा वो कौन सा होगा? सी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच में सूर्य हो, सूर्य व चंद्रमा के बीच में क्या हो? पृथ्वी हो, सूर्य व पृथ्वी के बीच में क्या हो? चंद्रमा हो, उप में से कोई भी अवस्था हो। अपन जान सकते हैं कि जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के बीच से गुजरती है तो उसकी छाया किसके ऊपर गिरती है? चंद्रमा पर पड़ती है और फलस्वरूप हमें क्या है? चंद्रमा धूमिल हो जाता है और इसी को अपन क्या कहते हैं? चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण कहते हैं यह सिर्फ पूर्णमासी के दिन ही होता है। ठीक है, पृथ्वी की छाया से चंद्रमा पूर्णतः ढककर धूमिल हो जाता है, इसको पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और जब आंशिक रूप से धूमिल होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे और बता देता हूँ। जवार, जवार कब आते हैं? 2 कंडीशन होती है। ठीक है, जवार आने की कितनी कंडीशन होती है? 2 कंडीशन होती है। एक जवार को बोलते हैं अपन दीर्घ ज्वार और दूसरे जवार का नाम क्या है? लघु ज्वार है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि दीर्घ ज्वार कब आता है तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक ही सीध में हो तो कौन सा ज्वार आता है? दीर्घ ज्वार आता है। ये कंडीशन कितनी बार होती है? तो ये कंडीशन 2 बार होती है। एक तो कब होती है? पूर्णिमा के दिन होती है और एक कितनी होती है? अमावस्या के दिन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन 2 बार हो रही है। तो महीने में अगर अपन कह सकते हैं दीर्घ ज्वार कितनी बार आता है? 2 बार आता है। लघु ज्वार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को आते हैं। एक तो सप्तमी को आता है और एक कौन सा आता है? अष्टमी को आता है। ठीक है, ये कब आता है? तो ये आता है जब आपके समकोण के ऊपर होता है। इधर सूर्य है, इधर पृथ्वी है और इधर क्या हो? चंद्रमा हो। इस प्रकार जो ट्रायंगल ये जो एंगल बनता है समकोण एंगल बनता है और समकोण एंगल होने की वजह से कौन सा ज्वार आता है? दीर्घ ज्वार आता है। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है या सही है? ठीक है, कीनिया कंपास, अर्जेंटीना कंपास, वेनेजुएला को क्या कहते हैं? सवाना घास के मैदान, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टेपीज। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर स्टेपीज घास के मैदान नहीं होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन से घास के मैदान होते हैं? प्रेरीज घास मैदान। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में कंपास तथा वेनेजुएला कोलंबिया के अंदर इसे क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं। स्टेपीज घास के मैदान साइबेरिया, यूक्रेन तथा मंचूरिया चीन में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेरीज घास के मैदान में आपको एक और फैक्ट बताता चलता हूँ। अमेरिका के अंदर पर्वत श्रृंखला पाई जाती है रॉकी पर्वतमाला। रॉकी पर्वतमाला की ये जो पूर्वी ढाल है, इस ढाल के ऊपर एक हवा बहती है। उस हवा का नाम क्या है? चिनूक हवा है। चिनूक हवा क्या होती है? गर्म होती है। एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि चिनूक हवा कहाँ बहती है? तो रॉकी पर्वतमाला के पूर्वी ढालों के ऊपर चिनूक हवा बहती है। चिनूक हवा बहनों की वजह, ये चिनूक हवा कैसी होती है? गर्म होती है और ये गर्म हवा वहां की बर्फ को क्या कर देती है? पिघला देती है और घास के विशाल मैदान बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेरीज घास के मैदान कहते हैं। ये प्रेरीज घास के मैदान कैसे होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, अंटार्कटिका के अंदर और न्यूजीलैंड के अंदर। अगर आपको पूछा जाए कि आल्प्स पर्वतमाला कहाँ पे है तो आल्प्स पर्वतमाला कहाँ पे होगी? यूरोप के अंदर होगी। लेकिन अगर दक्षिण आल्प्स पर्वतमाला बोल दे तो फिर आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड।
इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूजीलैंड होगा। अगर आल्प्स पर्वतमाला की बात करें तो आल्प्स पर्वतमाला कहाँ पे है? यूरोप के अंदर है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया और बच्चों ने क्या सोचा कि अगर आल्प्स अगर यूरोप में है तो दक्षिण आल्प्स पर्वतमाला भी कहाँ पे होगी? यूरोप में होगी, जबकि दक्षिण आल्प्स पर्वतमाला यूरोप के अंदर नहीं है। ये आपको कहाँ मिलेगी? न्यूजीलैंड के अंदर मिलेगी। ठीक है, न्यूजीलैंड के अंदर जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम क्या है? माओरी। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है न्यूजीलैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है? माओरी जनजाति पाई जाती है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तो न्यूजीलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, उसका नाम क्या है? सर्वोच्च पर्वत शिखर। और उस पर्वत शिखर का नाम क्या है? माउंट कुक। उस माउंट पर्वत शिखर का नाम क्या है? माउंट कुक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है माउंट कुक पर्वतमाला कहाँ पे है? न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है। ठीक है, अगर पूछ रहे न्यूजीलैंड के अंदर कौन सी जनजाति पाई जाती है तो वो कौन सी जनजाति पाई जाती है? माओरी जनजाति पाई जाती है। अच्छा, मैं आपको 2-3 बातें और बता देता हूँ। अगर आपको पूछ ले कि पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है तो अफ्रीका के अंदर कांगो या जायरे नदी के बेसिन के अंदर जो जनजाति पाई जाती है, कांगो या जायरे नदी बेसिन में। ठीक, अगर आपको पूछ ले कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? बुशमैन जनजाति बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है अफ्रीका के अंदर ही, कालाहारी मरुस्थल के अंदर। अगर आपको पूछ ले कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है तो अफ्रीका के अंदर ही पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। वोल्गा नदी किस सागर के अंदर गिरती है? काला सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है, बाल्टिक सागर में गिरती है, अरब सागर के अंदर गिरती है। तो अपने को पता है कि ये नदी कहाँ पे जाके गिरती है? कैस्पियन सागर के अंदर ये जाके नदी गिरती है। नदी का नाम क्या हो गया? वोल्गा नदी हो गया। ठीक है, अच्छा, वोल्गा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? वाल्दाई की पहाड़ियों से हो रहा है। ठीक है, वाल्दाई की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? रूस के अंदर है। अच्छा, अगर आपको पूछ ले कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी होगी तो उस झील का नाम कौन सा होगा? बेकाल झील। बेकाल झील कहाँ पे है? रूस के अंदर है। ठीक है, ये विश्व की क्या है? सबसे गहरी झील है। 2-3 चीजें मैं और बताता देता हूँ आपको। सबसे गहरी झील का नाम क्या हो गया? बेकाल झील। अगर पूछ ले सबसे खारी झील तो खारी झील का नाम होगा चिल्का झील। अगर पूछ ले कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या होगा तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम होगा, यूएसए के अंदर स्थित है, ग्रेट सुपीरियर लेक। ये मीठे पानी की क्या है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर की बात करें तो ये विश्व की सबसे बड़ी क्या है? खारे पानी की झील। अगर आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है तो उसका नाम क्या होगा? कैस्पियन सागर होगा। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित झील, सबसे ऊंचाई पे स्थित कौन सी? नौवहन। यानी वहां पे क्या चला सकते हैं आप? नाव चला सकते हैं। उस झील का नाम क्या होगा? टिटिकाका। ये कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका। ये कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर आपको देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अफ्रीकन देश जाम्बिया जो तांबे के विपुल भंडार के लिए प्रसिद्ध है, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी है। ठीक है, एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा है जाम्बिया देश जहाँ पे तांबे क्या मिलते हैं? आपको विपुल भंडार मिलते हैं, लेकिन फिर भी इसकी क्या नहीं हो रही है? प्रगति नहीं हो रही है, आर्थिक रूप से ये डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो इसका कारण क्या है? कि ये लैंडलॉक देश है। इसका कारण क्या होगा?
समुद्री बंदरगाह नहीं है, अर्थात ये क्या है, लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक देश वह होता है जो समुद्र की सीमाओं से घिरा हुआ नहीं होता है, उसके चारों तरफ के जो देश होते हैं वो कहीं ना कहीं उसको घेरे रहते हैं, और वह कहीं वो देश किसी भी समुद्र को क्या नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है। अगर आपको विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश का पूछा जाए तो उस देश का नाम क्या होगा, कजाकिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन सा होगा, कजाकिस्तान है। इसकी राजधानी क्या है, नूर सुल्तान है। कजाकिस्तान देश की राजधानी कौन सी है, नूर सुल्तान है। अच्छा, एक देश मिलता है किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान, अगर आपको किर्गिस्तान के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूं कि खंजर युद्ध अभ्यास, खंजर युद्ध अभ्यास किसके साथ में हुआ है, तो किर्गिस्तान और भारत के बीच के अंदर हुआ है, ठीक है। खंजर युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ है, भारत तथा किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी बताता चलता हूँ कि अपन ने थोड़े दिन पहले देखा था कि SCO संघाई सहयोग संगठन है, उसके अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं, तो यही है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है, रूस है, पाकिस्तान है, चीन है। और अपन ने देखा था कि उसमें एक नया देश शामिल हुआ है, 11 सदस्य देश बना है, उसका 9वां सदस्य देश बना है, उसका नाम अपन ने क्या रखा था, ईरान रखा था कि 9वां सदस्य देश जो शामिल हुआ है उसका नाम क्या है, ईरान है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है, ठीक है। देश की राजधानी वेनेजुएला, केनी, न्यूजीलैंड, क्राइस्टचर्च है, जायरे, किनशासा है, और आइसलैंड की राजधानी क्या है, वर्जन है, ठीक है। व्याख्या विकल्प, जो जायरे की राजधानी है वो किनशासा सही है, बाकी सारे के सारे क्या है, गलत जोड़े हैं, ठीक है। वेनेजुएला की राजधानी का नाम क्या है, कराकस है, कैरेकस नहीं है। वेनेजुएला, इस देश की राजधानी क्या होगी, कराकस। वेनेजुएला वही देश है जिसके अंदर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश के अंदर स्थित है, तो उस देश का नाम क्या होगा, वेनेजुएला होगा, ठीक है। और न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, अभी अपन पढ़ के आए थे। न्यूजीलैंड वही देश है जिसके अंदर माओरी जनजाति पाई जाती है, जिसका सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है, माउंट कुक है, और न्यूजीलैंड की राजधानी का नाम क्या है, वेलिंगटन है। आइसलैंड की राजधानी क्या है, रिंक्याविक है। आइसलैंड की राजधानी क्या है, रिंक्याविक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। उस नदी का नाम क्या है जिसके तट के ऊपर फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर बसा हुआ है। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पेरिस है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। आपने एफिल टावर का नाम भी सुना होगा, एफिल टावर भी किस देश के अंदर स्थित है, पेरिस के अंदर स्थित है, ठीक। तो वह कौन सा देश, कौन सी नदी होगी, तो उस नदी का नाम क्या होगा, सीन नदी, ठीक है। राइन, सीन नदी, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, राइन नदी के लिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि ये जर्मनी के अंदर इस रिवर पे एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम क्या है, रूर नदी, ठीक है। और ये रूर नदी किसके लिए जो परिवहन होता है, इसके अंदर सर्वाधिक किसका परिवहन होता है, तो उसके अंदर सर्वाधिक कोयले का परिवहन होता है। अच्छा, कोयला परिवहन की बात हो रही है तो मैं आपको बताता चलूं कि इसे क्या कहते हैं, रूर नदी इसका नाम है, कोयले का परिवहन होता है तो इसलिए इस नदी को क्या कहते हैं, कोयला नदी। कौन सी नदी है, राइन नदी। अगर आपको तेल रिवर पूछ ले, तेल नदी का नाम क्या होगा, नाइजर नदी। एग्जाम में पता नहीं ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है कि तेल नदी किसको कहते हैं, कोयला नदी किसको कहते हैं। कोयला नदी किसे कहते हैं, राइन नदी को कहते हैं, क्योंकि राइन नदी की सहायक नदी का नाम क्या है, रूर नदी है, इसलिए अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे कोयले का परिवहन होने के कारण इसे कोयला नदी कहते हैं, ठीक है। तेल नदी किसे कहते हैं, नाइजर नदी को कहते हैं। अच्छा, रूर प्रदेश, एक बात आता है, एक शब्द आता है रूर प्रदेश। रूर प्रदेश किसे कहा जाता है, रूर प्रदेश, भारत के अंदर रूर प्रदेश कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार, छोटा नागपुर का पठार, इसे भारत का क्या कहा जाता है, रूर प्रदेश कहा जाता है। अपने को पता है रूर नदी किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के परिवहन के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात वहां पे कोयले का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो भारत के अंदर कोयले का जो उत्पादन हो रहा है वो सर्वाधिक कहाँ हो रहा है, तो छोटा नागपुर के पठार के अंदर हो रहा है, इसलिए भारत को इसे क्या, भारत का रूर प्रदेश किसे कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। अच्छा, दामोदर नदी का अगर आपको पूछे कि उद्गम कहाँ से होता है, दामोदर नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है, छोटा नागपुर के पठार से होता है। एक रंगीन टेलीविजन के अंदर 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण को बनते हैं। ये जो रंगीन टेलीविजन है इसके अंदर मेनली कितने कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं। इन 3 कलर को अपन कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है।
लाल, हरा तथा नीला, इसके अंदर 3 कलर कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा तथा नीला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। जैसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश के अंदर एक क्या होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। अर्थात अपन प्रकाश को अगर प्रिज्म में से निकालते हैं, प्रिज्म में से अगर आप प्रकाश को निकालोगे तो मान लो ये कौन सा, ये तो है प्रिज्म, ये प्रिज्म है, और ये जो रेज आ रही है इसे अपन क्या कहते हैं? व्हाइट लाइट, यानी सफेद प्रकाश है, ठीक है। जब ये प्रकाश प्रिज्म में से निकलता है तो ये प्रकाश क्या हो जाता है? 7 अवयव रंगों के अंदर क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। यानी सफेद प्रकाश ही कितने कलर्स के अंदर डिवाइड हो गया? तो 7 कलर के अंदर क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब जब अपन देखते हैं कि ये प्रकाश ऐसे जा रहा है तो इस प्रकाश को प्रिज्म में से जाना कैसे था? इस प्रकार सीधा जाना था, लेकिन ये प्रकाश अपन देखते हैं ये सीधा नहीं जाके ये क्या हो गया? थोड़ा घूम गया है, ठीक है। और इस घूमने के अंदर ये जो 7 कलर बनते हैं, इसके अंदर पहला कलर कौन सा है? रेड है। सेकंड कलर कौन सा है? ऑरेंज है। थर्ड कलर कौन सा है? येलो है। फोर्थ कलर कौन सा है? ग्रीन है। फिर अगला कलर कौन सा है? ब्लू है। फिर इंडिगो है। फिर वो कौन सा है? वोलेट है। एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जाता है कि सफेद प्रकाश को जब प्रिज्म में से निकाला जाता है तो कितने कलर में विभाजित हो जाता है? 7, और 7 कलर के नाम अपने को पता है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा विचलन किस कलर का हो रहा है? तो आप देख सकते हो कि अगर प्रकाश की किरण सीधी जा रही है तो इसके अंदर इसका विचलन कम हुआ है, फिर इससे ज्यादा इसका विचलन हुआ है, फिर इससे ज्यादा येलो का विचलन हुआ है, फिर ग्रीन का विचलन हुआ है, फिर ब्लू का विचलन हुआ है, फिर इंडिगो का हुआ है, फिर किसका हुआ है? वोलेट का हुआ है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा जो विचलन हुआ है किसका हुआ है? वोलेट, यानी बैंगनी कलर का हुआ है, ठीक है। अब सबसे कम विचलन किसका हुआ है? सबसे कम विचलन किसका मिलता है? लाल रंग का मिलता है। आपने देखा होगा कि जब अपन खतरनाक जो सिग्नल हैं वो सिग्नल लाल रंग के बनाते हैं, जो लाइट होती है, जो उसका लाल रखने के पीछे रीजन यही होता है कि उसके अंदर जो प्रकाश का विचलन होता है वो क्या होता है? सबसे कम होता है। अपन देख सकते हैं प्रकाश सीधा जा रहा है, विचलन सबसे कम किसका हुआ है? लाल रंग का हुआ है। इसीलिए खतरे को सिग्नल को किस रंग में बनाया जाता है? लाल कलर में बनाया जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कैसा हो जाता है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? संपूर्ण रूप से अनंत हो जाता है। अगर देखो परम शून्य ताप किसको कहते हैं? आपको पता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसे कहते हैं? -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य तापमान किस डिग्री पे कहते हैं? -273 डिग्री के ऊपर कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत में पाई जाती है? यानी सर्वाधिक भारत के अंदर कौन सी धातु है जो इनमें से पाई जाती है? यूरेनियम भारत के अंदर नहीं पाई जाती है, कैडमियम भारत में नहीं पाई जाती, बेरिलियम भारत में नहीं पाई जाती। भारत में कौन सी धातु पाई जाती है? थोरियम धातु पाई जाती है, ठीक है। इसके लिए अपन विस्तार से अपन देखते हैं थोड़ा। एक तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो थोरियम धातु है वो आपको कहाँ मिलेगी? तो वो आपको मालाबार तट के ऊपर मिलेगी। ये भारत है, इस भारत के अंदर केरल राज्य वाला जो तट है, इस तट का नाम क्या मिलता है? मालाबार तट मिलता है, मालाबार तट। और इस मालाबार तट के ऊपर ही आपको क्या मिलती है? थोरियम धातु। ये थोरियम धातु क्या होती है? अपने नाभिकीय अभिक्रिया के अंदर क्या की जा सकती है? काम की जा सकती है। और 90% वर्ल्ड की आपको कहाँ मिल रही है? केरल के मालाबार तट के ऊपर मिलती है। जब बात मालाबार तट की आ रही है तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और भी बता देता हूँ कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी के अंदर। वास्को डी गामा भारत के ऊपर किस तट के ऊपर आया था? इसी मालाबार तट के ऊपर आया था। भारत के अंदर कौन से तट के ऊपर उतरा था? मालाबार तट के ऊपर उतरा था, केरल के अंदर उतरा था। और केरल के राजा का नाम पूछ ले आपको, केरल के राजा का नाम क्या है? जामोरिन है, ठीक है। केरल के राजा का नाम क्या मिलेगा? जामोरिन मिलेगा। 1498 के अंदर वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था, ठीक है। कौन से तट के ऊपर उतरा था? मालाबार तट के ऊपर उतरा था। इस मालाबार तट के ऊपर कौन सी धातु पाई जाती है? अपने थोरियम धातु पाई जाती है। अगले क्वेश्चन क्या है? इसकी व्याख्या के बारे में आपको एक चीज और बता देता हूँ। नाभिकीय अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? 2 अभिक्रियाएं होती है। एक नाभिकीय अभिक्रिया को अपन बोलते हैं नाभिकीय संलयन, ठीक है। एक अभिक्रिया का नाम क्या है? नाभिकीय संलयन। और एक होती है नाभिकीय विखंडन की बात, ठीक है। अगर अपन सबसे पहले नाभिकीय संलयन को देखें तो नाभिकीय संलयन आपको कहाँ मिलता है? सूर्य
सूर्य के ऊपर एनर्जी का सोर्स क्या है? तो इसका एनर्जी का सोर्स होता है नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन जुड़ के क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के अंदर पता नहीं कितनी बार ये पूछा गया है कि सूर्य पे एनर्जी का सोर्स क्या है? नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन में कौन कौन जुड़ रहे हैं? तो एग्जामिनर क्या पूछेगा? हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन उनके क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं। अच्छा, जब सूर्य की बात हो रही है तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि भारत इसरो आपने को बताया इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलोर के अंदर। और बेंगलोर कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अभी इसरो ने चंद्रयान छोड़ा है, ठीक है। चंद्रयान कौन सा था? 3 था। इसरो सूर्य पर, सूर्य के लिए एक मिशन छोड़ रहा है। उस मिशन का नाम क्या है? आदित्य। आदित्य L1, ठीक है। आदित्य L1 है। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आदित्य L1 का संबंध किससे? सूर्य से। सूर्य पे एनर्जी का सोर्स क्या है? नाभिकीय संलयन है, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, और हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं। अच्छा, आदित्य L1 कौन सी कक्षा के अंदर स्थापित होगा? तो L1 कक्षा के अंदर होगी। L1 कक्षा वही कक्षा होती है जिसके अंदर ना तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है और ना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। इस कक्षा के अंदर स्थिर रह के आदित्य क्या करेगा? सूर्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। आपको पता है चंद्रयान अभी गया था, चंद्रयान गया था 3। इसको छोड़ा कब गया था? तो इसको छोड़ा गया था 14 जुलाई 2023 को। और इसने वहां पे लैंड कब किया था? तो वहां पे लैंड किया था 23 अगस्त 2023 को। जिस दिन लैंड किया था, पीएम ने घोषणा करी थी, अपने सम्मानीय पीएम ने घोषणा करी है कि 23 अगस्त को अपन क्या मनाएंगे? स्पेस डे, ठीक है। जिस जगह चंद्रयान उतरा है उस जगह का नाम अपन ने क्या रखा है? शिव शक्ति, ठीक है। इस जो रोवर था, इसके पद चिन्हों को क्या बोला गया है? तिरंगा बोला गया है। रोवर के पद चिन्हों को क्या बोला गया है? तिरंगा बोला गया। मैं एक बार फिर से आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि सूर्य की बात हो रही थी। सूर्य पे एनर्जी का सोर्स क्या है? तो सूर्य पे एनर्जी का सोर्स है नाभिकीय संलयन, जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? हीलियम बना रहे हैं। सूर्य के लिए इसरो ने अभी कौन सा यान प्रक्षेपण करेगा, उसका नाम का विमान का नाम रखा है आदित्य L1 नाम रखा है। L1 का मतलब होता है कि वह कक्षा जिसके अंदर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी काम नहीं करता और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी काम नहीं करता है, ठीक है। चंद्रयान 3 14 जुलाई को छोड़ा गया था, 23 जुलाई को उसने वहां पे लैंड किया था, 23 जुलाई को पीएम ने घोषणा करी स्पेस डे मनाएंगे, ठीक है। उतरा कब था? जो उतरा उस जगह का नाम क्या रखा है? शिव शक्ति पॉइंट रखा है। और रोवर के पद चिन्हों को अपन ने क्या बोला है? तिरंगा बोला है, ठीक है। आपको एक पता होना चाहिए, भारत ने सेकंड परमाणु परीक्षण कब किया था? 11 व 13 मई को किया है। और इस 11 मई के दिन जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ है, यानी सेकंड परमाणु परीक्षण का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ है? 11 मई को हुआ है। और इस 11 मई को क्या बनाया है? तकनीकी दिवस, ठीक है। 11 दिवस को अपने पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने घोषणा करी थी कि हम प्रतिवर्ष 11 मई को क्या मनाएंगे? तकनीकी दिवस मनाएंगे। जैसे नरेंद्र मोदी ने स्पेस के ऊपर चंद्रयान दक्षिण ध्रुव के ऊपर उतरा तो उसका नाम क्या कर दिया? स्पेस डे। प्रतिवर्ष क्या मनाएंगे? स्पेस डे मनाएंगे। वापस अपन बढ़ते हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन हो गया। सूर्य पे एनर्जी का सोर्स है नाभिकीय विखंडन। अच्छा, नाभिकीय विखंडन भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक नाभिकीय विखंडन होता है जो आपके नियंत्रित होता है, और एक कैसा होता है? अनियंत्रित होता है। नियंत्रित होता है तो फिर उसका अपन क्या की जा सकती है? परमाणु ऊर्जा बनाते हैं। परमाणु रिएक्टर के अंदर इसका क्या करते हैं? यूज करते हैं। और परमाणु रिएक्टर के द्वारा अपन क्या बना रहे हैं? परमाणु ऊर्जा का निर्माण करते हैं। अगर अनियंत्रित हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है? परमाणु बम का निर्माण होता है। अनियंत्रित होते हैं क्या बनता है? परमाणु बम बनता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, अगर आपको पूछ ले कि एटम की खोज किसने करी है,
एटम की खोज किसने करी है? तो ए से तो हो गया एटम, डी से क्या हो गया? डाल्टन। एटम की खोज किसने करी है? डाल्टन ने करी है। अगर आपको पूछ ले इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है? तो ये ट्रिक है, ए डी ईट पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से क्या हो जाएगा? थॉमसन। अर्थात इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है? थॉमसन ने करी है। अगर आपको पूछ ले कि प्रोटॉन की खोज किसने करी है? प्रोटॉन की खोज करी है, रे से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। रे से क्या हो जाएगा? रदरफोर्ड। अगर आपको पूछ ले कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करी है? चैडविक ने। चैडविक ने किसकी खोज करी है? न्यूट्रॉन की खोज करी है। ए से एल्टन, एल्टन ने किसकी खोज? एटम की खोज किसने करी है? डाल्टन ने करी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन पूछे तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है? थॉमसन ने करी है। अगर आपको प्रोटॉन की खोज पूछ ले रदरफोर्ड ने करी है। और अगर आपको न्यूट्रॉन की खोज पूछ ले तो अपन बता सकते हैं इसकी चैडविक ने खोज करी है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष के अंदर फेंका जाए तो क्या परिणाम होगा? अगर कोई वस्तु है, इसको आप यहाँ पे मेरे हाथ के अंदर मान लो कोई वस्तु है, उसे मैं अंतरिक्ष के अंदर फेंक रहा हूँ और मेरे पास उस वस्तु को फेंकने के लिए कितना वेग है? 8 किलोमीटर पर सेकंड का है। तो उस वस्तु के ऊपर क्या रिएक्ट होगा? ठीक है, तो वस्तु अपन जानते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल को अगर किसी वस्तु को पार भेजना है तो उसके ऊपर आपको न्यूनतम कितना वेग लगाने पड़ेगा? तो इस न्यूनतम जो वेग होता है अंतरिक्ष से बाहर, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर भेजने के लिए न्यूनतम वेग, इस वेग को कहते हैं पलायन वेग। इस वेग का नाम क्या होता है? पलायन वेग होता है। ठीक है, एग्जामिनर यहाँ पे किस वेग के बारे में बात कर रहा है? पलायन वेग के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इसने यहाँ पे पलायन वेग को कितना रखा है? 8 किलोमीटर पर सेकंड। आपको पता है कि पलायन वेग न्यूनतम कितना होता है? तो पलायन वेग का मान होता है न्यूनतम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से अगर कोई वस्तु को अपन भेजेंगे यहाँ से, तो फिर वो क्या करेगी? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को बल को पार कर लेगी और अंतरिक्ष में चली जाएगी। जब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के बल से अपन ने किसी वस्तु को भेजा है, तो वह वस्तु अंतरिक्ष में चली जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। कितना चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड चाहिए। ठीक है, नहीं जा पाएगी। वह पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यही होगा, वो पृथ्वी के ऊपर क्या हो जाएगी? वापिस आ जाएगी। वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में परिक्रमा कर, अरे जब वो पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जा ही नहीं पा रही है तो कक्षा के अंदर चक्कर कहां से लगाएगी? ठीक है, और वह फट जाएगी। तो ये तो कोई तुक ही नहीं बैठा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पलायन वेग क्या होता है। वह वेग होता है जिसके आधार पे अपन किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर भेजते हैं, और वह वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। उस वेग से अपन किसी वस्तु को भेजेंगे तो वो बाहर चली जाएगी। उसका वेग का उस वेग को क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप के ऊपर होता है। ठीक है, पानी के अंदर एक विशिष्ट गुण पाया जाता है जिसके अंदर अपन देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इसको मैंने समझाने के लिए क्या किया है? 2 भागों के अंदर इसको बांटा है। ठीक है, अपन क्या देख रहे हैं? पानी के ऊपर एक विशेष फीचर होती है जो किसी भी द्रव के अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, सामान्यतः सारे फीचर क्या करते हैं? द्रव, जो सभी द्रव होते हैं, लिक्विड होते हैं, उन्हें गर्म करते हैं तो उनके आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। किसी भी लिक्विड को आप गर्म करोगे तो उसके आयतन में क्या होगी? शुरू से बढ़ना लग जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो पानी के अंदर ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? लेकिन पानी में ये प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। 0 से 4 डिग्री तक अगर आप करते हो तो इसके आयतन में क्या होती है? कमी होती है। आयतन क्या हो रहा है? घट रहा है। 0 से 4 डिग्री तक तो इसका आयतन क्या करेगा? घटेगा। 4 डिग्री से ज्यादा जब ये गर्म होता है तो फिर इसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने को पता है कि सभी द्रव का आयतन बढ़ता है, लेकिन पानी के अंदर क्या है? 4 डिग्री तक तो इसका आयतन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 4 डिग्री जैसा ही बाद में टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ने लग जाएगा। इसलिए अपन कह सकते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जल का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है। ठीक, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? अभी अपन क्वेश्चन पढ़ के आए थे, नाभिकीय रिएक्टर अपन ने पढ़ा था। एनरिको फर्मी ने परमाणु रिएक्टर की खोज किसने करी थी? एग्जाम के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
परमाणु रिएक्टर की खोज किसने करी थी? एनरिको फर्मी ने करी थी। परमाणु रिएक्टर की खोज किसने करी है? एनरिको फर्मी ने करी है। अपने को पता था कि परमाणु के अंदर जो विक्रिया होती है, नाभिकीय अभिक्रिया होती है, एक अपन ने देखा था परमाणु विखंडन होता है और एक क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। संलयन सूर्य पे हो रहा है, विखंडन हो रहा है। विखंडन अगर कंट्रोल होता है तो परमाणु रिएक्टर के अंदर होता है और इससे अपन क्या बना सकते हैं? विद्युत बना सकते हैं। तो इससे कंट्रोल करने के लिए इसके किसकी प्रयोग किया जाता है? तो छड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रिएक्टर कार्य करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। ठीक है, चयन प्रक्रिया सीमा से क्या चली जाएगी? बाहर। देखो क्वेश्चन को एक बार वापस पढ़ते हैं। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वो कंट्रोल छड़ें कंट्रोल करती है, अगर कंट्रोल छड़ों का यूज ही नहीं करेंगे तो वो क्या होगा? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। चयन प्रक्रिया सीमा से क्या हो जाएगी? बाहर। यही इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यही सही होगा, क्योंकि अपने को पता है कंट्रोल छड़ी क्या कर लेती है? रिएक्टर को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन जब उन छड़ों को हटा देगा तो वो क्या हो जाएगा? कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और एक तरह से क्या बन जाएगा? परमाणु बम बन जाएगा। ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर नहीं होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। रमन प्रभाव। ठीक है, रमन प्रभाव प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है। ठीक है, अपने को पता है कि इसका आंसर क्या होगा? केवल प्रिज्म के पार से जाती है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा? रमन प्रभाव वाला। उन किरणों का संबंध किससे? प्रिज्म से पार आर पार जाती हो। रमन अपने भारत के प्रमुख वैज्ञानिक हैं जिन्हें क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। अगर नोबेल पुरस्कार की बात की जाए, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। मैं नया पेज ले लेता हूँ। ठीक, अपन किसकी बात कर रहे हैं? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अपन ने इसको 2 अलग अलग भागों के अंदर क्यों रखा है? क्योंकि शांति का नोबेल अलग देते हैं और बाकी नोबेल पुरस्कार अलग देते हैं। 5 नोबेल पुरस्कार और एक हो गया शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक, 5 नोबेल प्राइज हैं जो कौन कौन से हैं? तो एक का तो हो गया चिकित्सा का, एक हो जाएगा चिकित्सा का हो जाएगा, एक हो जाएगा आपके फिजिक्स का, एक हो जाएगा आपके केमिस्ट्री का, एक हो जाएगा आपके साहित्य का और एक हो जाएगा आपके अर्थशास्त्र का। अपन ने अर्थशास्त्र को सबसे लास्ट के अंदर क्यों रखा है? क्योंकि प्रारंभ के अंदर अर्थशास्त्र के अंदर नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था। 1968 के अंदर इसको देने की घोषणा सबसे पहले कब हुई? 1968 के अंदर इसकी क्या हुई है? घोषणा हुई। और सबसे पहले कब दिया गया? 1969 के अंदर ये दिया गया था। इसलिए अपन कह सकते हैं कि प्रारंभ में जब नोबेल पुरस्कार दिए गए तो कितने फील्ड के अंदर दिए जाते थे? 5 ही फील्ड में दिए जाते थे। अब जितने फील्ड में दिए जाते हैं वो फील्ड कौन सा है? 6 फील्ड। और छठा फील्ड कौन सा हो गया? अर्थशास्त्र हो गया। अगर आपको पूछ ले कि भारत का पहला नोबेल प्राइज नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो उसका नाम होगा रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को किस फील्ड के अंदर दिया गया था? उस फील्ड का नाम क्या होगा? साहित्य, लिटरेचर के फील्ड के अंदर इनको क्या किया गया था? दिया गया था। साहित्य के फील्ड के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर को क्या किया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। अच्छा, अगर आपको एग्जामिनर ये पूछ ले कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो नोबेल प्राइज दिया गया था किस रचना के लिए दिया गया था, उस रचना का नाम क्या होगा? गीतांजलि। उस रचना का नाम क्या होगा? गीतांजलि। गीतांजलि के दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया है? गीतांजलि के लिए दिया गया। नोबेल प्राइज सबसे पहले भारत के अंदर साहित्य के क्षेत्र के अंदर दिया गया है। यानी भारत के अंदर जो व्यक्ति जो नोबेल प्राइज लेके आए थे वो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर लेके आए थे। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी, लोहे तथा मोम को समान आकार के जो टुकड़े हैं उन्हें अपन गिराते हैं तो सबसे पहले कौन गिरेगा? तो इसके अंदर सबसे पहले कोई नहीं गिरेगा, तीनों समान वेग से ही एक साथ गिरेंगे नीचे। ठीक है,
लकड़ी, मोम तथा लोहा सभी साथ साथ क्या होंगे, पहुंचेंगे। पृथ्वी पे समान गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराए गए लकड़ी, मोम तथा लोहे के टुकड़े एक साथ ही क्या होते हैं, नीचे गिरते हैं। ठीक है, टुकड़े के भारी आकार का पृथ्वी पर गिरने से इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि अगर लोहा और कोई भी पंख ले लो, ठीक है, इस पंख को निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम से अगर गिराया जाए, लोहे को और पंख को गिराया जाए, तो दोनों के अंदर सबसे पहले कौन पहुंचेगा? अगर किसी को पता नहीं होता, स्टूडेंट जल्दबाजी के अंदर इसका क्या कर देते हैं, ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, लोहा गिरेगा, लेकिन अपने को पता है कि बात किसकी हो रही है, निर्वात की, वैक्यूम की हो रही है। तो वैक्यूम के अंदर दोनों ही क्या गिरेंगे, एक साथ गिरेंगे, कोई पहले नहीं गिरेगा। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी निम्न में से किसका मिश्रण होता है? ठीक है, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, मीथेन का, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन का, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एसिटिलीन का, हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन का। ठीक है, अपने को पता है। देखो, इसकी याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि घर के अंदर अपन जो सिलेंडर होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? एलपीजी गैस होती है। अगर एलपीजी गैस के लिए पूछे कि आपके घर में एलपीजी गैस है और उसका रिसाव हो रहा है, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बीपी बढ़ेगी। हार्ट बीट का मतलब क्या होता है? आपकी क्या बढ़ रही है? बीपी बढ़ रही है। बीपी बढ़ने का सीधा सा मतलब हो गया, बी से क्या हो गया, ब्यूटेन, पी से क्या हो गया, प्रोपेन। अरे हुआ नहीं हुआ? एलपीजी गैस लीकेज हुई, आपकी बीपी बढ़ी, बीपी बढ़ी, बीपी से क्या हो गया, एक तो ब्यूटेन हो गया और एक कौन सा हो गया, प्रोपेन हो गया। तो कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। और इस क्वेश्चन के अंदर भी देख लो, कहीं भी नहीं आ रहा है ब्यूटेन और प्रोपेन, एक ही जगह आ रहा है, ब्यूटेन प्रोपेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बात आई है मीथेन गैस के बारे में। तो मीथेन गैस के लिए अगर आपको पूछे कि मीथेन गैस, मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन गैस को कहते हैं। कोयले के खदानों से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। अच्छा, अगर आपको पूछ ले कि धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। सबका आंसर क्या होगा? एक ही होगा, मीथेन गैस। इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के लिए। निम्न में से किस अम्ल के अंदर ऑक्सीजन नहीं है? नाइट्रिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उपरोक्त सभी। ठीक है, आपने को पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से क्या बनता है। तो ऐसे इसके अम्ल के अंदर क्या नहीं पाया जाता है? ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अच्छा, एक आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता देता हूं। एक होता है खाने का सोडा और एक होता है धोवन सोडा। एग्जाम के अंदर बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अपन क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें खाने का सोडा कौन सा और धोने का सोडा कौन सा होता है। ठीक है, खाने का सोडा आपको सबको पता है, खाना खाने या अपने घरों के अंदर क्या होती है, बाई होती है और क्या बनाती है, खाना बनाती है। तो अपन बता सकते हैं बाई की बात हो रही है, तो खाने के सोडे के अंदर बाई का नाम आएगा। तो सोडियम बाई क्लोराइड। ठीक है, सोडियम बाइक्लोराइड, ये किसका कौन सा सूत्र हो गया? खाने के सोडे का हो गया। धोवन सोडे की बात करें तो धोवन सोडे का क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, धोवन सोडा कौन सा हो गया? सोडियम क्लोराइड। जहां बाई आ रही है, बाई का मतलब ही क्या हो गया कि कौन सा सोडा हो गया? खाने का सोडा हो गया। तो कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आणविक संरचना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटीन न्यूक्लियस के क्या होता है? चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा प्रोटीन न्यूक्लियस के क्या लगाता है? चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। इसका आंसर क्या होगा? यही होगा। इसका आंसर क्या होगा? यही होगा। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और क्या करता है? ऑक्सीजन छोड़ता है। अपन पौधों को क्यों लगाते हैं? क्योंकि पौधे क्या लेते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और वही ऑक्सीजन अपने क्या आती है? काम आती है। इसलिए पौधों को क्या कहते हैं? जीवनदायी कहते हैं। यहाँ पे श्वसन क्रिया के अंदर बोला गया, यहाँ श्वसन क्रिया का मतलब क्या है? मानव का लिए बोला गया है। मानव श्वसन क्रिया है। मानव श्वसन क्रिया के अंदर मानव क्या करता है? ऑक्सीजन को क्या करता है? ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? छोड़ता है। आप सबको पता होगा कि ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन ब्लड के साथ में घुल के कहाँ जाती है? कोशिका तक जाती है। कोशिका के अंदर ब्लड के साथ के अंदर एक तो ऑक्सीजन होती है और एक क्या होता है? खाना होता है। खाने के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। कोशिका के अंदर ग्लूकोज और क्या पहुंचता है? ऑक्सीजन पहुंचती है। तो ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग के अंदर जाके भोजन बनाते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह कहते हैं।
हीमोग्लोबिन क्या है? पौधे की पत्तियों में जमा हुआ पदार्थ, बोन मेरो में पाया जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। इसका आंसर क्या होगा? यही होगा। हीमोग्लोबिन कहाँ मिलता है? तो मानव के अंदर पाया जाता है, रक्त के अंदर पाया जाता है, ठीक है। दो चीजों से मिलकर बनता है, हीम तथा ग्लोबिन। ग्लोबिन तो क्या होता है? प्रोटीन होता है। हिम क्या होता है? वर्णक होता है। हिम क्या होता है? वर्णक होता है। इसके अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? लोह धातु। कौन सी धातु पाई जाती है? लोह धातु पाई जाती है, ठीक है। अच्छा, आपको पता होगा कि मानव के अंदर ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो मेनली ऑक्सीजन, वैसे तो ब्लड होता है, लेकिन ब्लड के अंदर भी अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करती है। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ऑक्सीजन का प्रभाव ब्लड के अंदर आरबीसी करती है, लाल रक्त कोशिकाएं जिन्हें अपन कहते हैं। ये किसका परिवहन करती है? ऑक्सीजन का परिवहन करती है। जब इसके अंदर इसकी कमी होगी, यानी अपन एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आरबीसी की कमी से या लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आरबीसी की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आरबीसी या लोहे की कमी से होता है। अगर इसकी अधिकता से पूछ लीजिए, पॉलीसाइथेमिया, ये क्या होता है? अधिकता से होता है। ये क्या होता है? अधिकता से होता है, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करती है। ब्लड के अंदर ही आरबीसी होती है, ठीक है। आरबीसी क्या लेके जाती है? ऑक्सीजन को लेके जाती है। अगर पूछ ले आरबीसी की अधिकता से या लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? पॉलीसाइथेमिया रोग होता है, ठीक है, अधिकता से होता है। अगर इसकी कमी की बात कर लें तो एनीमिया रोग इसकी क्या होता है? कमी से होता है। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? ठीक है, पाचन क्रिया ठीक से नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे, ठीक है, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, रक्तचाप क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अग्नाशय, पेनक्रियाज, अग्नाशय को क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम के मोड में स्थित होता है, ड्यूडेनम के अंदर स्थित नहीं होता है, ड्यूडेनम के मोड के अंदर स्थित होता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन के रक्तस्राव, रक्त की शर्करा की मात्रा। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ग्लूकोज के अंदर रक्त में शर्करा की मात्रा पर नियंत्रण रखता है, ठीक है। अग्नाशय से इंसुलिन तथा ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन स्रावित होते हैं। अग्नाशय ग्रंथि में इसकी खराबी कारण इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का क्या नहीं होगा? स्राव नहीं हो पाता। फलस्वरूप इंसुलिन की कमी के कारण रक्त शर्करा का क्या होगा? पाचन नहीं हो पाता और मधुमेह रोग की नामक क्या हो जाती है? बीमारी हो जाती है, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दोनों होंगे, ठीक है। एक तो आपको पता है कि अग्नाशय में खराबी होगी तो पाचन क्रिया क्या नहीं होगी? ठीक से नहीं होगी। इस क्वेश्चन का आंसर ये भी होगा और ये भी होगा। अग्नाशय में खराबी होगी तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब भोजन सबसे पहले अपन लेते हैं मुख से कहाँ गया? ग्रास नलिका में। ग्रास नलिका से ये कहाँ जाता है? तो आमाशय के अंदर जाता है। आमाशय के अंदर, आमाशय के बाद में ये कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। और जैसे ही भोजन छोटी आंत के अंदर जाएगा तो सबसे पहले वसा का पाचन होगा। वसा के पाचन के लिए भी आपको पता है कि यकृत से निकलता है पित्तरस निकलता है, जो पित्ताशय में संचयित रहता है। और जैसे ही भोजन छोटी आंत के अंदर आता है तो पित्ताशय से जो निकला हुआ रस है, पित्तरस, यकृत से निकला हुआ पित्तरस जो पित्ताशय में संचित रहता है, वो आके वसा को तोड़ता है। और वसा को तोड़ने के बाद के अंदर अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस आता है। कौन सा रस आता है? पूर्ण पाचक रस। पूर्ण पाचक रस आता है और पूर्ण पाचक रस आके और इस भोजन का क्या करता है? पूर्णतः पाचन कर देता है, ठीक है। अब जब अग्नाशय में खराबी हो रही है तो पूर्ण पाचक रस भी नहीं आ पाएगा। पूर्ण पाचक रस नहीं आ पाएगा तो पाचन प्रक्रिया ठीक से नहीं होगी और इंसुलिन और ग्लूकेगॉन भी नहीं बनेंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता कि अग्नाशय में खराबी हो तो कौन सी बीमारी हो सकती है, तो बीमारी के लिए अपन बोल सकते हैं कि ठीक है, उसको क्या होगा? इंसुलिन और ग्लूकेगॉन नहीं बनेंगे तो उसको कौन सी बीमारी हो जाएगी? मधुमेह बीमारी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से विटामिन की कमी खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी हो जाती है? खून का थक्का क्या बनता है? धीरे बनता है। विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की, विटामिन ई की और विटामिन के की कमी से, ठीक है। विटामिन के की कमी से अपन क्या होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है? नपुंसकता होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के की कमी से क्या होगा? मनुष्य के शरीर में रखा थक्का जमना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये रोग होता है, इस रोग को बोलते हैं हीमोफीलिया रोग।
रोग को क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया रोग। या इस रोग का दूसरा नाम क्या है? शाही रोग है। इस रोग का दूसरा नाम क्या है? शाही रोग है। अपने को पता है कि हीमोफीलिया, ये जो शाही रोग है, ये सबसे पहले कहाँ खोजा गया था? ब्रिटेन की महारानी में खोजा गया था। किसमें खोजा गया था? ब्रिटेन की महारानी के अंदर खोजा गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? शाही रोग पड़ गया था। इस रोग के अंदर महिलाएं क्या होती है? महिलाएं वाहक होती है और पुरुष क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं। ठीक है, पुरुष क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं। सामान्यतः क्या होती है कि दो कंडीशन होती है, एक तो आप रोगी होते हो और एक क्या होते हैं? सामान्य व्यक्ति होते हो। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि एक तो क्या हो गया? सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति के अंदर खून का थक्का कितनी देर के अंदर बन जाता है? 5 मिनट के अंदर बन जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति के चोट लगती है, 5 मिनट के अंदर अंदर उसके खून निकलना क्या हो जाता है? शरीर में बंद हो जाता है। ठीक है, और खून का क्या बन गया? थक्का बन गया। जबकि रोगी व्यक्ति होता है, रोगी व्यक्ति के अंदर खून का थक्का बनता है, लेकिन बनता कितनी देर बाद में? लगभग 30 मिनट बाद में। और आपको पता है कि 30 मिनट तक अगर किसी भी शरीर से कंटिन्यू खून निकलेगा, शरीर में क्या हो जाएगी? खून की कमी हो जाएगी और उससे उस व्यक्ति की क्या जा सकती है? जान जा सकती है। तो यहाँ पे अपने को पता है कि ये रोग कौन सा होता है? हीमोफीलिया रोग होता है। इसको शाही रोग कहते हैं। विटामिन, ये ब्रिटेन की महारानी में हुआ था, इसलिए इसको शाही रोग कहते हैं। इसमें महिलाएं क्या होती हैं? हमेशा वाहक होती है और पुरुष से क्या होते हैं? ग्रसित होते हैं। सामान्य व्यक्ति में 5 मिनट में खून का थक्का बन जाता है, रोगी व्यक्ति में कितने मिनट बाद में बनता है? 30 मिनट के बाद में बनता है। विटामिन के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता देता हूँ। रासायनिक नाम A, B, C, D, E और K इंपॉर्टेंट है। मेन मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी ट्रिक है। ए से र, फिर ए, क, ट, फी से तो हो गया फिलो, क्विनो। ट से हो गया टेको, फेरोल। कै से हो गया कैल्सीफेरोल। ए से हो गया एशकॉर्बिक अम्ल। बी से हो गया थाइमीन और रे से हो गया रेटेनॉल। एग्जाम में पूछ सकता है कि विटामिन और उनके रासायनिक नाम क्या है? नाम लिख लो ABCDE के। और एक ट्रिक है, रत एक टफी, फिर ऐसे रेटिनॉल, बी से थे से थाइमिन, ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, के से कैल्सीफेरॉल, टी से टेकोफेरॉल और ई से फी से क्या हो गया? फ्लोक्विनोन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। जीवों में आनुवंशिक लक्षण संतान में लाए जाते हैं, राइबोसोम के द्वारा नहीं पाया जाता, क्रोमोसोम के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? क्रोमोसोम द्वारा, लाइसोसोम नहीं होगा, प्लाज्मा के द्वारा नहीं होगा। ठीक है, अपने को पता है कि जीव के अंदर क्या होता है? आनुवंशिक गुण होते हैं। आनुवंशिक गुण कहाँ पे होते हैं? तो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। क्रोमोसोम, ठीक है, गुणसूत्र। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की संख्या होती है, अगर पूछे जो इसमें, तो 23 जोड़ी होते हैं। कुल पूछ लिया जाए तो कितने हो गए? 46 टोटल। अगर जोड़ी को जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। इसके अंदर कायिक गुणसूत्र कितने होते हैं? कायिक होते हैं 22 जोड़ी। और अगर लैंगिक पूछे तो लैंगिक कितने होते हैं? 1 जोड़ी। ये 1 जोड़ी और ये 22 जोड़ी जोड़ोगे तो कितनी जोड़ी होगी? 23 जोड़ी होगी। अगर इनको डिवाइड करेंगे या इनको जोड़ेंगे टोटल कितने हो गए? 46 हो गए। कायिक गुणसूत्र किसका निर्माण करते हैं? पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। और लैंगिक गुणसूत्र जो कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये आपके लिंग का क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। और अपन बता सकते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं इन्हीं के अंदर क्या पाए जाते हैं? आनुवंशिक गुण पाए जाते हैं। इनके ऊपर DNA होता है और DNA के अंदर अपनी सारी सूचनाएं क्या होती है? लिखी हुई होती है। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसके द्वारा होता है? संचय किसमें होता है? यहाँ पे एग्जामिनर ने थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया है। उसने ये नहीं बोला कि पित्त रस का स्त्रावण कौन करता है, इसने क्या पूछा है? स्टोरेज कहाँ पे हो रहा है? संचय का मतलब क्या हो रहा है? स्टोरेज। प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स और पित्ताशय। तो इसका आंसर क्या होगा? पित्ताशय।
अगर आपको पूछ ले कि इस पित्त रस का स्त्रावण कहाँ से हो रहा है, सीक्रेट कहाँ से होता है, तो ये होता है यकृत से। ठीक है, हमारे शरीर में इस तरफ यकृत होता है, यकृत से क्या निकलता है, पित्तरस निकलता है। पित्तरस उसके नीचे पित्ताशय होता है, वहां जाके क्या रहता है, स्टोर रहता है। पित्ताशय से स्त्रावण नहीं होता है, यकृत से स्त्रावण होता है। पित्तरस पित्ताशय में तो क्या रहता है, स्टोर रहता है। और खाना जब आमाशय से कहाँ आता है, छोटी आंत में आता है। जैसे ही छोटी आंत में आता है तो सबसे पहले क्या आएगा, पित्तरस आएगा, और पित्तरस आके किसको तोड़ देगा, वसा को तोड़ देगा, और वसा को तोड़ के क्या कर देगा, सरल टुकड़ों के अंदर बांट देगा। फिर खाने के अंदर, अपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, अग्नाशय से क्या आता है, पूर्ण पाचक रस आता है, और पूरे का पूरे फूड का क्या कर देता है, पाचन कर देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्न में से किससे है, बाढ़ को रोकना, गलत हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। असम में उग्रवादी, ये इसके कोई भी सही आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है, 1970 से क्या हुआ, ऑपरेशन शुरू हुआ था, फ्लड ऑपरेशन फ्लड किसके टाइम में शुरू हुआ था, तो ये हुआ था डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। यहाँ पे इसके जनक किसे कहा जाता है, अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे कहा जाते हैं, तो वर्गीज कुरियन को कहते हैं। और आज ऑपरेशन फ्लड के परिणाम ही अपन कह सकते हैं कि भारत का विश्व में दुग्ध उत्पादन फर्स्ट स्थान है। दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान का देश में पहला स्थान किसका है, राजस्थान का मिलता है। देश में पहला स्थान किसका मिलता है, राजस्थान का मिलता है। गंगा नदी के प्रदूषित क्षेत्रों को साफ करने के लिए जो योजना लाई गई थी, ठीक है, उस योजना के लिए एक तो केंद्रीय गंगा अथॉरिटी की क्या की थी, स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, प्रदूषित क्षेत्रों को क्या करना है, साफ करना, और जल की गुणवत्ता तथा इसके विश्लेषण में क्या करना है, सुधार करना है। ठीक है, गंगा जल की गुणवत्ता के लिए ऋषिकेश यहाँ पे और वाराणसी के अंदर, ठीक है, एक जगह कौन सी होगी, ऋषिकेश, और एक जगह कौन सी होगी, वाराणसी। यहाँ पे क्या किया गया, केंद्र स्थापित किया गया था। ये उस टाइम का क्वेश्चन है, इतना प्रासंगिक नहीं है। यहाँ पे जो जानकारी इंपॉर्टेंट है वो अपने यहाँ पे देख रखी है कि गंगा सफाई योजना कब आई थी, 1985 के अंदर आई थी। इसका द्वितीय चरण कब शुरू हुआ था, 2008 के अंदर ये क्या हुआ है, सेकंड चरण स्थापित हुआ है। अच्छा, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी के जो डॉल्फिन है, यहाँ पे डॉल्फिन लिख दिया है इन्होंने, इसका नाम क्या होगा, डॉल्फिन होगा। गंगा नदी के अंदर जो डॉल्फिन पाई जाती है, गंगे डॉल्फिन, इसको राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है, 2009 के अंदर किया गया है। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 2008 के अंदर क्या किया गया है, घोषित किया गया है। भारत सरकार में कुछ क्षेत्र जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थापित किए गए हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे पहले क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा क्या किया जाता है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का क्या किया जाता है, प्रोग्राम चलाया जाता है। भारत के खुद के भी हैं, और जैवमंडल यूनेस्को ने क्या किया है, उनको शामिल किया है। ठीक है, तो इसमें सर्वप्रथम कौन सा है, नीलगिरी जैवमंडल को क्या किया है, शामिल किया गया। जब बात यूनेस्को की हो रही है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस, कहाँ पे है, फ्रांस में है। और अभी अपन पढ़ के आए थे थोड़ी देर पहले, पेरिस कौन सी नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है। पेरिस कौन सी नदी के किनारे है, सील नदी के किनारे है। वर्तमान के अंदर कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, 18 हैं। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं, 18 किए गए। और इसके अंदर भी यूनेस्को के द्वारा कितने शामिल किए गए हैं, विश्व धरोहर के अंदर, तो 12 को शामिल किया गया। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट ये दो ही निकल के आते हैं। एक तो यह होता है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे, पेरिस फ्रांस के अंदर, और पेरिस कौन सी नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि भारत सरकार ने कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए, 18 किए हैं। और उनके अंदर भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों को दिया है, तो 12 को दिया है। ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों को उगाने के लिए समान तापमान प्राप्त किया जाता है, जिसमें वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित किए जाने से वायुमंडल का तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसमें बंजर पर्वतों पहाड़ियों के लिए हरा भरा किया जाता है, या जिसमें गहरे पानी का रंग क्या होता है, हरा नजर आता है। इसका आंसर क्या होगा, जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण क्या किए जाते हैं, शोषित किए जाने से वायुमंडल का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अपने को पता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, CO2 होती है। ठीक है, विश्वव्यापी ताप वृद्धि के पीछे मुख्य कारण कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी इस प्रकार की ही गैसें हैं। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी किस प्रकार की, इसी प्रकार की गैसें। ये सभी गैसें वातावरण की ऊष्मा को क्या करती है, सोख लेती है। ठीक उसी प्रकार
होता है, जैसे ग्रीन हाउस में ग्लास शीशा अपने अंदर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता है, इस प्रकार ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा सर्दियों के अंदर अपनी जो गाड़ी होती है, उस गाड़ी के अंदर कांच के अंदर जो सर्दियां या गर्मियां होती है तो धूप आ जाती है, और धूप आने से वो लॉक हो जाती है, हीट अंदर आ तो जाती है लेकिन उससे बाहर नहीं जा पाती है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस बोलते हैं। ठीक है, इसी से ये फैक्ट निकाला गया है, ग्रीन हाउस शब्द आया है वहीं से आया है। ठीक है, कि यूरोपीय देशों के अंदर क्या किया गया था कि कांच घर बनाए गए थे। कांच घर से है कि वहाँ पे जो किरणें हैं वो अंदर आ जाए लेकिन उससे बाहर नहीं जा पाए, ट्रैप हो जाए, और उस घर का तापमान क्या हो जाए, बढ़ जाए। कांच का घर है, उसका तापमान बढ़ जाए, और उस तापमान बढ़ने के बाद में वहाँ पे क्या कर सके, वो फसलों को उगा सके। और फसलों को उगाने की वजह से जब फसलें उगे तो उनका कलर हरा होता है, तो उस वजह से इसका नाम क्या हो गया, ग्रीन हाउस। यानी कैसा घर है, कांच का घर है लेकिन जब अंदर हरियाली है तो उसका नाम क्या पड़ गया, ग्रीन हाउस, हरा ग्रह। ठीक है, इसी से ये निकला कि पृथ्वी के ऊपर सूर्य किरणें आती है लेकिन CO2 उसको क्या कर लेती है, अपने अंदर शोषित कर लेती है और बाहर नहीं जाने देती है, और इससे पृथ्वी का धीरे धीरे तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, या इसका दूसरा नाम क्या है, घना, इसको क्या किया गया है, यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के अंदर शामिल किया गया है। जब यूनेस्को विश्व धरोहर की बात हो रही, राजस्थान की बात हो रही, राजस्थान की कितनी चीजें शामिल है, 4 चीजें। अभी अपन देखे थे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस, फ्रांस वाला, ये वही है। राजस्थान के यूनेस्को में विश्व धरोहर में कितनी चीजें शामिल होती है, तो एक तो 1985 के अंदर केवलादेव घना नेशनल पार्क को इसने क्या कर दिया था, शामिल कर दिया था। 2010 के अंदर इसको किसने रखा, जंतर मंतर को। जंतर मंतर ये कौन सा, जयपुर वाला। इसी समय कालबेल या नृत्य को किस श्रेणी के अंदर शामिल किया गया, अमूर्त श्रेणी के अंदर शामिल किया गया है। 2013 के अंदर राजस्थान के 6 दुर्ग, कितने दुर्ग, 6 दुर्गों को इसने क्या किया है, शामिल किया है अमूर्त श्रेणी में। और 2019 के अंदर जयपुर के परकोटे को शामिल किया है। इस प्रकार अपन बता सकते हैं कि राजस्थान की कितनी चीजें विश्व धरोहर के अंदर शामिल है, तो ये 5 चीजें शामिल है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 1985 में केवलादेव, 2010 में जंतर मंतर और कालबेलिया, 2013 में राजस्थान के 6 दुर्ग, और 2019 में जयपुर का परकोटे को क्या किया गया, शामिल किया गया। माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव निम्नलिखित से कौन से क्षेत्र के अंदर है, केवल राजस्थान में है, राजस्थान व गुजरात में है, राजस्थान गुजरात व महाराष्ट्र में है, राजस्थान व मध्य प्रदेश के अंदर। अभी थोड़ी देर अपन पढ़ के आए थे कि माही बजाज सागर परियोजना है वो कहाँ की है, तो राजस्थान व गुजरात की है। माही नदी का इसके अंदर कितनी है, राजस्थान का हिस्सा इसके अंदर कितना है, 45 है, और MP का हिस्सा, गुजरात का हिस्सा इसके अंदर कितना है, 55% है। गुजरात का हिस्सा कितना है, 55%, और राजस्थान का हिस्सा कितना है, तो राजस्थान का हिस्सा इसके अंदर कितना है, 45%। माही बजाज सागर परियोजना माही बजाज सागर परियोजना कितने राज्यों की है, राजस्थान प्लस गुजरात की। राजस्थान का कितना है, 45%, और गुजरात का कितना है, 55% है। लेकिन बिजली कितने परसेंट, 100% राजस्थान की है। और राजस्थान में कितनी बिजली उत्पादन हो रहा है 100% के अंदर, तो 140 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। माही बजाज के ऊपर कितने बांध बनाए गए हैं, तो 3 बांध बनाए गए हैं। एक तो कौन सा हो गया, माही बजाज, कहाँ पे है, बांसवाड़ा के अंदर है। एक कौन सा हो गया, कागदी पिकअप, ये भी कहाँ पे है, बांसवाड़ा के अंदर है। और एक हो गया कडान बांध, एक कौन सा हो गया, कडान बांध, ये कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। ये बांध कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट और जिप्सम खनिज की उपलब्धता के आधार के ऊपर कोयले संसाधन की कमी है, राज्य को रासायनिक खाद प्राप्त करने के लिए लाभदायी क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट और जिप्सम के परिशोधन के क्या लगाने चाहिए, कारखाने लगाए जाने चाहिए। जब बात हो रही है रॉक फॉस्फेट और जिप्सम की, तो मैं 2-3 आपको फैक्ट बताता चलता हूँ। रॉक फॉस्फेट और जिप्सम, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मिट्टी के अंदर या तो मिट्टी अम्लीय होती है या मिट्टी क्या होती है, क्षारीय होती है। अगर कोई मिट्टी अम्लीय है तो उसका उपचार करने के लिए किसका यूज किया जाता है, अम्लीय मिट्टी का यूज करने, अम्लीय मिट्टी का उपचार करने के लिए अम्लीय मिट्टी का उपचार किया जाता है। ठीक है, अम्लीय मिट्टी का उपचार करने के लिए किसका यूज किया जाता है, रॉक फॉस्फेट का। और जिप्सम का जो यूज किया जाता है वो क्षारीय मिट्टी के उपचार के लिए।
क्षारीय मिट्टी का उपचार किया जाता है। अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में रॉक फॉस्फेट का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है उदयपुर के झामर कोटड़ा, गोफन, डाकन है, सीसरमा है, माटम के अंदर। यहाँ पे राजस्थान के अंदर क्या मिलता है? रॉक फॉस्फेट मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में और कहाँ कहाँ पे रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है, तो जैसलमेर के अंदर आपको एक तो मिलता है लाठी, एक मिलता है बिरमानिया। ये दो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे आपको क्या मिलता है? रॉक फॉस्फेट मिलता है। अगर आपको बांसवाड़ा के लिए पूछा जाए कि बांसवाड़ा में रॉक फॉस्फेट का उत्पादन कहाँ पे होता है, बांसवाड़ा के अंदर रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है सालोपत के अंदर बांसवाड़ा के अंदर क्या होता है? रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। अब फिर अपन जिप्सम की बात कर लेते हैं। जिप्सम, क्षारीय मिट्टी का क्या किया जाता है? जिप्सम का उपचार किया, जिप्सम का प्रयोग किया क्षारीय मिट्टी के उपचार के लिए। अगर जिप्सम की बात हो रही है तो जिप्सम का उत्पादन कहाँ पे हो रहा है? तो एक तो नागौर के अंदर गोट मांगलोद है, एक आपके नागौर के अंदर गोट मांगलोद के अलावा एक आपको मिलता है गोट मांगलोद है, बदवासी है और धकोरिया। अभी वर्तमान में लेटेस्ट अपडेट हुआ है कि राजस्थान में सर्वाधिक, अगर आपको पूछ ले जिप्सम का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन नागौर से हो रहा है। सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में रॉक फॉस्फेट का जिप्सम का उत्पादन और कहाँ कहाँ से हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए बीकानेर के अंदर जामसर खान से हो रहा है। जामसर सबसे बड़ी जिप्सम की खान है। सबसे बड़ी जिप्सम खान है। इसके अलावा भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नागौर के अलावा और कहाँ कहाँ पे होता है जिप्सम का उत्पादन, तो हमें पता है कि बाड़मेर के अंदर आपको एक तो मिलता है शोकर, पीरों की ढाणी। शोकर है, पीरों की ढाणी है। इसके अलावा आपको कवास के अंदर मिलता है। ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जैसलमेर के अंदर कहाँ पे हो रहा है, जैसलमेर के अंदर आपके हो रहा है मोहनगढ़ के अंदर और हमीर की ढाणी के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रॉक फॉस्फेट का उत्पादन राजस्थान के अंदर कौन कर रहा है, या रॉक फॉस्फेट से जो खाद बनाई जा रही है उस खाद का निर्माण कौन कर रहा है, इधर अपन ने रॉक फॉस्फेट रखा था। रॉक फॉस्फेट से राजस्थान खनिज उद्योग निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1974 में। और ये किस नाम से रॉक फॉस्फेट से खाद बना रहा है? तो राजफोस नाम से खाद बना रहा है। एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन कर देता हूं। रॉक फॉस्फेट का जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? रॉक फॉस्फेट का जो उपयोग किया जाता है वो अम्लीय मिट्टी के उपचार के किया जाता है। इसके अलावा भी आपके चूना और रॉक फॉस्फेट दोनों का यूज किया जाता है इसके उपचार के अंदर। किसके उपचार के अंदर? अम्लीय मिट्टी के उपचार के अंदर। अगर पूछ ले कि उदयपुर में झामरकोटा है, गोफन है, डाकण है, सीसरमा, माटम है, यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? खनन हो रहा है। जैसलमेर में लाठी है, बिरमानिया है, बांसवाड़ा में सालोपत नाम की जगह जहाँ से हो रहा है। अगर आपको पूछ ले कि जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में कहाँ हो रहा है, तो जिप्सम एक तो क्षारीय मिट्टी के इलाज के लिए इसका यूज किया जाता है, नागौर के गोट मांगलोद के अंदर, बदवासी के अंदर आपके किया जाता है, धकोरिया के अंदर आपके किया जाता है। सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन भी कहाँ से हो रहा है? नागौर से हो रहा है। बीकानेर के अंदर जामसर जो खान है वो जिप्सम की सबसे बड़ी खान है। इसके अलावा आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बाड़मेर के अंदर शोकर है, पीरों की ढाणी है, कवास है, जैसलमेर में मोहनगढ़ और हमीर की ढाणी के अंदर क्या किया जा रहा है? जिप्सम का उत्पादन किया जा रहा है। रॉक फॉस्फेट के अंदर
खाद बनाने का काम कौन कर रहा है? राजस्थान खनिज उद्योग निगम लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1974 के अंदर हुई थी, और ये राजफोस नाम से क्या बना रहा है? खाद बना रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। राजस्थान के अंदर पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में पूर्ण रूप से सबसे लंबी बहने वाली नदी का नाम क्या है? बनास नदी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बनास नदी होगा। बनास नदी की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान में बनास नदी के बारे में थोड़ा तथ्य। ये यहाँ से चंबल आ रही है, और ये चंबल के अंदर जाके क्या गिर जाती है? बनास नदी गिर जाती है। ये नदी कौन सी है? चंबल है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बनास के ऊपर कितने संगम बनते हैं, तो 4 संगम बनते हैं। ये बनास नदी है, ये बेड़च है, और ये मेनाल है। बनास, बेड़च और मेनाल का, इनका तीनों का संगम कहाँ पे हो रहा है? तो अगर आपको संगम पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो तीनों का संगम कहाँ पे होता है? बिगोद। बिगोद कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। बिगोद कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर है। फिर इसके अंदर कौन सी नदी आके गिर रही है? तो आप बता सकते हो इसके अंदर कौन सी नदी आके गिर रही है? कोठारी। अगली नदी कौन सी है? कोठारी नदी है। इसके बाद में आपसे आगे पूछ लिया जाए कि आगे कौन सी संगम बनता है, तो यहाँ पे 2 नदियां और आके इसके अंदर गिर रही है बनास के अंदर। एक का नाम है खारी और एक का नाम है डाई। एक नदी का नाम क्या है? खारी, और एक नदी का नाम क्या है? डाई। और ये दोनों जो संगम बना रही है, ये संगम बन रहा है आपके राजमहल के अंदर। राजमहल कहाँ पे है? टोंक के अंदर है। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए कि अगला संगम कौन सा बनता है, तो इधर से आ रही है एक तो मासी और एक आ रही है बांडी। एक मासी और एक कौन सी है? बांडी है। इन तीनों का ये जो संगम बन रहा है, ये संगम कहाँ पे बन रहा है? तो इस जगह का नाम क्या होगा? राजमहल टोंक हो गया, देवधाम जोधपुरिया। ये जगह कौन सी हो जाएगी? देवधाम जोधपुरिया। आगे इसके अंदर कौन सी नदी आके मिल रही है? तो अपने को पता होना चाहिए आगे इसके अंदर कौन सी? मोरेल नदी आके गिरती है। मोरेल में पूछ लिया जाए कौन सी नदी आके गिर रही है, तो मोरेल के अंदर ढूंढ नदी आके गिर रही है। ठीक है। और इसके बाद में बनास नदी चंबल में गिरती है। इधर से एक नदी और आती है, उस नदी का नाम है सी। ठीक। इस प्रकार बनास नदी के ऊपर कितने संगम बनते हैं? 4 संगम बनते हैं। चारों के चारों संगम क्या है? इंपोर्टेंट है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम भी क्या है? बनास नदी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आंतरिक प्रवाह की, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, तो नाम हो जाएगा कौन सा? घग्गर नदी का। लेकिन अगर पूछ लेगी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो उस नदी का नाम क्या हो जाएगा? कांतली नदी। उस नदी का क्या हो जाएगा? कांतली नदी हो जाएगा। ये राजस्थान में नहीं उद्गम होता है, इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के अंदर होता है, शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, जबकि ये राजस्थान के अंदर ही उद्गम होता है कांतली नदी का खंडेला की पहाड़ियों से, जहाँ पे गणेश्वर सभ्यता आपको देखने को मिलती है। ठीक है। बनास नदी के ऊपर कितने संगम है? 4 संगम है। इसके ऊपर पहली नदी कौन सी है? बनास, बेड़च, मेनाल है, फिर कोठारी है, फिर खारी है, फिर डाई है। खारी के ऊपर आप कंफ्यूज नहीं होना है। खारी पश्चिम बनास की भी सहायक नदी है। ठीक है। इसके अलावा बनास की भी क्या है? सहायक नदी है। खारी नदी लूणी की भी सहायक नदी है। लूणी की नहीं कह सकते, लूणी की सहायक जवाई नदी, और जवाई के अंदर आके कौन सी गिर रही है? खारी नदी गिर रही है। उसके अलावा खारी नदी सांबर झील में भी गिरती है। तो राजस्थान में खारी नाम से कितनी नदियां हैं? 4 नदियां हैं। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। राजस्थान में वनों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है। राजस्थान में वनों की जो प्रमुख कारण क्या है, तो उसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? पशुचारण हो जाएगा। इसका प्रमुख कारण क्या है? पशुचारण है। इसके लिए अपन वर्तमान में जो आंकड़े हैं, वन जनगणना के आंकड़े हैं, उनको देखते हैं अपन। 2021 के ये आंकड़े हैं। ठीक है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल के आधार पर किन किन जिलों के अंदर मिलते हैं, तो इसकी एक ट्रिक है यूएपी, उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ के अंदर है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेगी राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत के आधार पर किन किन जिलों में पाए जाते हैं, तो फिर इसकी ट्रिक चेंज हो जाएगी, यूपीएससी। ठीक है। यू से उदयपुर हो जाएगा, पी से प्रतापगढ़, एस से सिरोही हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा? करौली हो जाएगा। ये तो हो रहे हैं सर्वाधिक वन वाले जिलों की बात। लेकिन अगर सबसे कम जिलों वाले के पूछे वन कहाँ कहाँ पे है, तो क्षेत्रफल के आधार पे पहला तो कौन सा हो जाएगा? चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर हो जाएगा। अगर न्यूनतम पूछ लिया जाए, न्यूनतम पूछ लिया जाए किसके आधार पे? प्रतिशत के आधार पे,
तो कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। पहले नंबर पे कौन सा हो जाएगा, जोधपुर, फिर कौन सा, चूरू, और फिर कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राजस्थान के महत्वपूर्ण कोयला संसाधन कहाँ पर स्थित मिलते हैं? तो आपको कोयला संसाधन के बारे में अगर पूछे तो कपूर्डी के अंदर मिलता है, मेड़ता के अंदर मिलता है, और पलाना के अंदर मिलता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर तो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। कोयले की जब बात आ रही है तो मैं आपको 2 4 5 फैक्ट और बताता चलता हूं। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। कोयले कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, हम सभी जानते हैं। एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला भी होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है और पीट होता है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रेसाइट होता है। लेकिन राजस्थान में एंथ्रेसाइट कोयला नहीं मिलता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला राजस्थान में कहां मिलता है, नाथरा की पाल एक जगह है, वहां पे ये क्या होता है, आपको मिलता है। ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान में कोयला कहाँ कहाँ पे उत्पादन हो रहा है, एक तो आपको कोयला का उत्पादन होता है आपके बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर के अंदर क्या होता है, कपूर्डी के अंदर होता है, जालिपा के अंदर होता है, कपूर्डी, जालिपा, भादरेस के अंदर होता है, एक आपके बोथिया के अंदर होता है। बाड़मेर के अंदर इन जगहों के ऊपर क्या होता है, कोयले का उत्पादन होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बीकानेर के अंदर कहां पे होता है, बीकानेर के अंदर पूछ लिया जाए तो आपका क्या बताओगे, बीटनोक बता दोगे। बीटनोक के अंदर होता है, पलाना के अंदर होता है, गुड्डा के अंदर होता है। बीकानेर के अंदर एक जगह गुठा, वहां पे होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नागौर में कहां पे हो रहा है, नागौर के अंदर पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो मेड़ता के अंदर होता है। ठीक है। मेड़ता के अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कशनेव के अंदर, कशनेव में क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है। कोयले की जब बात आ रही है तो कोयले के संयंत्र भी देख लेते हैं कि राजस्थान में कोयले से ताप विद्युत संयंत्र कौन कौन से चलाए जा रहे हैं। एक तो आपको मिलता है बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर कितने संयंत्र हैं, 2 संयंत्र आपको मिल जाएंगे। एक तो आपको कौन सा मिल जाएगा, बरसिंगसर, और एक आपको कौन सा मिल जाएगा, गुडा मिल जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाड़मेर के अंदर कौन कौन से संयंत्र है, तो बाड़मेर के अंदर देख लेते हैं। बाड़मेर के अंदर एक तो हो गया आपके गिरिल, यह राजस्थान सरकार का फर्स्ट है, राजस्थान सरकार का ये क्या है, पहला संयंत्र है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कपूर्डी जालिपा, ये राज्य प्लस निजी है। ये राज्य प्लस निजी क्या है, संयुक्त उपक्रम है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कपूर्डी, जालिपा, भादरेस, तो भादरेस किसकी सहायता से चला जा रहा है, निजी है, ये निजी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राजस्थान में जिस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत है वह पशु कौन सा है, तो राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन किसका है, बकरियों का है। ठीक है। अगर जब बकरी की बात हो रही है तो 2 4 फैक्ट आपको मैं बकरी के लिए बता देता हूँ। ठीक है। बकरी, बकरी को क्या कहते हैं, गरीब की गाय। गरीब की गाय किसे कहते हैं, बकरी को कहते हैं। बकरी की जब बात आ रही है तो अगर पूछ लेगी बकरी की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, तो सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी की नस्ल है उसका नाम क्या हो जाएगा, अलवरी, या उसी का नाम क्या हो जाता है, जखराना। अलवरी या जखराना जो नस्ल है वो क्या देती है, सर्वाधिक दूध देती है। अगर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक सुंदर नस्ल कौन सी है, सर्वाधिक सुंदर जो नस्ल है उसका नाम क्या है, बारबरी है। ये कहाँ मिलती है, तो ये आपको मिलती है भरतपुर और धौलपुर वाले क्षेत्र के अंदर। भरतपुर और कहाँ पे,
धौलपुर वाले क्षेत्र के अंदर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है बकरियों से रिलेटेड कि काजरी जो संस्थान है हमारी, काजरी संस्थान द्वारा विकसित बिना सींग वाली नस्ल कौन सी है? काजरी द्वारा विकसित बिना सींग वाली नस्ल का नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा शेखावाटी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया है कि काजरी द्वारा विकसित की गई बिना सींग वाली बकरी की नस्ल का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? शेखावाटी नस्ल हो जाएगा। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद तथा मध्यम आकार के लिए जो उद्योगों को ऋण देता है, अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संस्थान का नाम क्या है? तो उस संस्थान का नाम क्या हो जाएगा? रिको हो जाएगा। अगर अब जब अपन रिको की बात हो रही है तो अपन देख लेते हैं रिको की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना के लिए 2 वर्ष मिलते हैं, एक तो होता है 1969 के अंदर और एक इसका क्या गया 1980 के अंदर इसका क्या किया गया था? पुनर्गठन। राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली सबसे प्रमुख संस्थान कौन सी है? तो वो रिको ही है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए राजस्थान में रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क कहां पे विकसित किए गए हैं? एग्रो फूड पार्क किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? रिको के द्वारा विकसित किए गए हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला कहां पे है, तो पहले का नाम क्या होगा? गंगानगर है। दूसरे का नाम क्या हो जाएगा? कोटा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कहाँ पे विकसित किया गया है? अलवर में विकसित किया गया है। और चौथा कहाँ पे हो जाएगा? जोधपुर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, एग्रो फूड पार्क की बात हो रही है, तब अपन बता रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या किए गए, विकसित किए गए। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि मैग्रो फूड पार्क कहाँ पे है, ठीक है, मेगा फूड पार्क, ठीक है, किसके द्वारा विकसित है? रिको के द्वारा ही विकसित है। रिको के द्वारा ही विकसित है, मेगा फूड पार्क है। और मेगा फूड पार्क की जब बात हो रही है तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। एक तो वही हो जाएगा गंगानगर, वही कोटा है, वही अलवर है, वही जोधपुर हो जाएगा। 2 नाम अपने को नए याद रखने, एक नाम क्या हो जाएगा? बीकानेर है, और एक का नाम क्या हो जाएगा? अपने किशनगढ़ अजमेर। वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी सीईटी का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर यही क्वेश्चन आया था। आपको याद रखना है कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि रिको के द्वारा एग्रो फूड पार्क कहाँ पे विकसित किए गए हैं, तो 4 जगह पे किए गए हैं। गंगानगर है, कोटा है, अलवर है, और कौन सा है? हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि मेगा फूड पार्क कहाँ पे विकसित किए गए हैं, मेगा फूड पार्क की बात हो रही है, तो गंगानगर हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, अलवर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, बीकानेर और किशनगढ़ अजमेर हो जाएगा। इस प्रकार मेगा फूड पार्क कितने हैं? 6 हैं। और एग्रो फूड पार्क कितने हैं? 4 हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा खनिज पत्थर है जो राजस्थान में सर्वाधिक कुल विक्रय मूल्य अर्जित करता है? ठीक है, तो उस खनिज पत्थर का नाम क्या हो जाएगा? संगमरमर हो जाएगा। जब बात संगमरमर की हो रही है तो आपको पता होना चाहिए संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? सफेद संगमरमर सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? मकराना। और अब ये कौन से जिले में आ गया है? नवीनतम डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आ गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर मार्बल मंडी कौन सी है, तो मार्बल मंडी के लिए किशनगढ़ हो जाएगा। मार्बल मंडी कौन सी हो जाएगी? किशनगढ़ हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रेनाइट सिटी कौन सी है, ग्रेनाइट सिटी पूछ लिया जाए तो ग्रेनाइट सिटी कौन सी हो जाएगी? जालोर हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। राजस्थान में 1990-91 प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, तो ये क्वेश्चन प्रति व्यक्ति आय तो अपने क्या है? इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्ष ये क्या नहीं रहेगा? इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। इसलिए अपन वर्तमान में जो प्रासंगिक आंकड़े हैं उनके ऊपर बात करते हैं। और आर्थिक समीक्षा, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की बात किसके आधार पे कर रहे हैं? आर्थिक समीक्षा राजस्थान सरकार के ऊपर बात कर रहे हैं, इन आंकड़ों के आधार के ऊपर। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के स्थिर मूल्यों के ऊपर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो स्थिर मूल्यों का जो आधार वर्ष होगा
आधार वर्ष 2011-2012 इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर एग्जाम के अंदर आधार वर्ष के बारे में भी पूछता है कि इसका आधार वर्ष कितना है, तो स्थिर मूल्यों का आधार वर्ष कितना हो जाएगा, 2011-12 हो जाएगा। अगर पूछ ले राजस्थान में स्थिर मूल्यों के आधार वर्ष के आधार पे प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 86,000 आपको याद रखनी है, पॉइंटों में याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर प्रचलित मूल्य के ऊपर पूछे तो 1,56,000 आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। लेकिन अगर वहीं पे आपको पूछ ले भारत सरकार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो भारत सरकार की बात करें स्थिर मूल्य वही आधार वर्ष क्या हो जाएगा, 2011-2012। अगर इसकी आय पूछ ली जाए तो 96,000 हो जाएगी, और अगर प्रचलित कीमतों पे पूछ ले तो 1,70,000 रुपए आप याद कर सकते हो। पूरे आंकड़े याद करने की जरूरत नहीं है, इतने इफेक्ट याद भी नहीं रहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे कम आयु के शहीद व्यक्ति कौन है, ठीक है। इस व्यक्ति के अंदर यहाँ पे जो आंसर होगा उस व्यक्ति का नाम क्या होगा, हेमू कालानी होगा। आपको पता है कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु थे, इनको भी क्या दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। और इनको जो फांसी की सजा दी थी, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस केस के अंदर दी गई थी, तो लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, किस केस के अंदर दी गई थी, लाहौर षड्यंत्र केस के अंदर इनको क्या दी गई थी, फांसी की सजा कब दी गई, 23 मार्च 1931 को इनको क्या दी गई थी, फांसी की सजा दी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। भारत के कुल नमक उत्पादन में सांबर झील का कितना उत्पादन होता है, सांबर झील यानी भारत के कुल नमक उत्पादन में सांबर झील का योगदान कितने प्रतिशत है, तो उसका कितना प्रतिशत हो जाएगा, 8.7%। इसका ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब बात सांबर झील की आ रही है, वैसे तो ये झील प्राकृतिक है, लेकिन हमें पता है कि एक शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख। एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है कि सांबर झील का निर्माण किसने करवाया, तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया है, तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया है, वासुदेव ने। और वासुदेव वही व्यक्ति है जिसने चौहान वंश की क्या करी थी, सबसे आदि पुरुष कहलाते हैं, इनकी स्थापना कब करी थी, 551 ईस्वी के अंदर करी थी। इस बिजोलिया शिलालेख से हमें पता चलता है कि चौहान कौन थे, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख बताता है कि चौहान कौन थे, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुर्जर प्रतिहारों के बारे में के अंदर क्या बताया गया, तो गुर्जर प्रतिहारों के बारे के अंदर जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार ये जो संतान थे वो भी किसकी संतान थे, ब्राह्मण की संतान थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अच्छा, सांबर झील के बारे में एक दो फैक्ट आपको मैं और भी बता देता हूं। सांबर झील के लिए, सांबर झील के ऊपर नमक उत्पादन कितने तरीके से होता है, 3 प्रकार से होता है। एक विधि का नाम क्या है, क्यार विधि, जिसमें क्यारी बना के पानी को क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। दूसरी विधि कौन सी है, पान विधि है। दूसरी विधि कौन सी है, पान विधि है। और एक क्वेश्चन है रेस्टा विधि, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, उस विधि का एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि रेस्टा विधि सांबर झील में नमक उत्पादन की कौन सी विधि है, तो वो एग्जाम में क्वेश्चन था रेस्टा विधि के अनुसार। रेस्टा विधि के अंदर क्या होता है कि ये जो क्यारी है, इस क्यारी के ऊपर जो हवा चलती है तो इसकी पूर्वी ढालों के ऊपर नमक क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। सांबर झील के ऊपर जो नमक उत्पादन हो रहा है वो कौन सी विधि से हो रहा है, रेस्टा विधि से हो रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे उत्तम क्वालिटी का, सर्वाधिक उत्तम क्वालिटी नमक उत्पादन ये कहां पे हो रहा है, पचपदरा में। और पचपदरा जो झील है, ये पचपदरा झील अब नवीनतम जिले के अंदर आ गई। उस नवीनतम जिले का नाम क्या है, बालोतरा, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पे नमक उत्पादन कौन कर रहा है, तो यहाँ पे एक खारवाल नाम की जाति है। खारवाल जाति यहाँ पे क्या कर रही है, नमक उत्पादन कर रही है। ध्यान रखना है, खारवाल जाति जो नमक उत्पादन कर रही है वो कहाँ पे कर रही है, पचपदरा में कर रही है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देशवाल जाति नमक उत्पादन कहाँ कर रही है, तो देशवाल जाति के लिए चेंज हो जाएगा, देशवाल जाति नमक उत्पादन डीडवाना के अंदर कर रही है। और ये डीडवाना वाला जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, ठीक है। इसका उपयोग किसके अंदर किया जाता है, रंगाई के अंदर किया जाता है, छपाई के अंदर किया जाता है, चमड़ा साफ करने के लिए यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के विकास के लिए 10 जिलों के अंदर गोपाल योजना चलाई है, ठीक है। वो किस जिलों के अंदर चलाई गई है, तो दक्षिण पूर्व राजस्थान के अंदर चलेगी। इतना ज्यादा प्रासंगिक क्वेश्चन अभी बनता नहीं है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व राजस्थान में। फिर भी आपको याद रखना है गोपाल योजना कौन से जिलों में चल रही है, दक्षिण पूर्व राजस्थान के जिलों में चल रही है।
भारत के सुसिंचित क्षेत्रफल का राजस्थान का कितना हिस्सा है? इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, 11% है, लेकिन वर्तमान के अंदर इसका हिस्सा देखें तो ये कितना परसेंट आ जाता है, 8% आ जाता है आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार के सबसे अधिक पशु मेलों का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है? तो नागौर जिला है। इसके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नागौर जिला होगा। लेकिन हम सबको विदित है कि राजस्थान सरकार के अंदर नागौर जिला टूट चुका है, डीडवाना और कुचामन जिले के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे ये आंसर अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एग्जामिनर आपसे जो भी पूछा जाएगा, अभी नवीनतम बने हैं तो इसलिए वो आपसे पूछेगा कि इस दिनांक से पहले राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन कहाँ पे होता था। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। राजस्थान का दूसरा जस्ता संशोधन जो संयंत्र है वो चंदेरिया के अंदर लगाया गया है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर जस्ता आईएस भंडार प्रचुर मात्रा के अंदर उपलब्ध है। इन दोनों के अंदर क्या बताइए, सही आंसर क्या है? तो हम सबको बताया कि ये दोनों ही आंसर क्या है, सही है, और इसका कारण भी क्या है, सही है। तो इस दोनों का उस आंसर क्या होगा, वो आंसर क्या होगा, ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? ठीक है, जो केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो ये अविका नगर के अंदर होगा। अविका नगर कहाँ पे है, टोंक के अंदर है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि केंद्रीय बकरी प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो वो भी कहाँ पे होगा, अविका नगर के अंदर होगा। टोंक के अंदर ही होगा। ध्यान रखना है कि बात किसकी हो रही है, केंद्रीय की हो रही है, राज्य की नहीं हो रही है। अगर आपसे राज्य का पूछा जाए तो कहाँ पे हो जाएगा, अजमेर के अंदर चला जाएगा। ये बात किसकी हो रही है, केंद्र की हो रही है। अच्छा, अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं, राजस्थान की मेरिनो नस्ल, राजस्थान की मेरिनो नस्ल किसे कहा जाता है? मेरिनो ऑस्ट्रेलिया की नस्ल है जो सर्वाधिक अच्छी उत्तम क्वालिटी क्या देती है, ऊन देती है। तो जो चोकला है, चोकला जो भेड़ है, इसको राजस्थान की क्या कहते हैं, मेरिनो कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। पशु पक्षी को जिस चित्रकला शैली में विशेष स्थान मिला है उस चित्रकला शैली का नाम क्या है? बूंदी चित्रकला शैली है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बूंदी चित्रकला शैली का सर्वोत्तम काल या स्वर्ण काल किसके समय है, स्वर्ण काल उमेद सिंह के समय है। ठीक है, इसका स्वर्ण काल किसके समय होगा, उमेद सिंह के समय होगा। उमेद सिंह ने क्या किया था, चित्रशाला की स्थापना की थी। उमेश सिंह ने किसकी स्थापना करी है, चित्रशाला करी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चित्रशाला की स्थापना उमेश सिंह ने करने वाली जो बूंदी चित्रकला शैली है, इसके अंदर किन रंगों का प्रयोग हुआ है, तो अपने को याद रखना है, बूंद 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 से क्या आती है, हरियाली। तो एक तो कलर कौन सा हो गया, हरा रंग, हरा रंग हो गया, सुनहरा हो गया, और कौन सा हो गया, चांदी कलर हो गया। ये तीनों ही कलर कौन सी चित्रकला शैली के अंदर है, बूंदी चित्रकला। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिकार शैली या शिकार के सर्वाधिक चित्र कौन सी चित्रकला शैली के अंदर बनाए गए हैं, तो उस चित्रकला शैली का नाम क्या हो जाएगा, कोटा चित्रकला शैली हो जाएगा। ठीक है, जबकि नाथद्वारा शैली है, नाथद्वारा शैली की जो मूल विशेषता उसका नाम क्या है, पिछवाइयां है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाथद्वारा चित्रकला शैली के प्रमुख चित्रकार बताइए, तो मैं आपको बता देता हूं, नाथद्वारा चित्रकला शैली, इसके अंदर दो चित्रकार महिला है, महिलाओं के नाम अपने को इंपॉर्टेंट है, याद रखने, महिला चित्रकार। एक महिला चित्रकार नाम है कमला और एक चित्रकार का नाम क्या है, इलायची। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पुरुष चित्रकार कौन है, तो पुरुष चित्रकार पुरुष चित्रकारों की बात करें तो एक तो क्या हो जाएगा, खेतदान, खेतदान हो जाएगा। खेतदान के अलावा अपने को क्या नाम मिलता है, नारायण मिलता है। खेतदान, नारायण। खेतदान किसको किया, घासीराम को किया, तो ये घासीराम हो जाएगा। खेत कैसा था, चतुर्भुज, चतुर्भुज। तो इस प्रकार हमें पता लग जाता है कि नाथद्वारा चित्रकला शैली में महिला चित्रकार कौन है, कमला और इलायची। पुरुष चित्रकार कौन है, खेतदान है, नारायण है, घासीराम है और चतुर्भुज है। किशनगढ़ चित्रकला शैली की बात हो तो किशनगढ़ चित्रकला शैली के दो प्रमुख रंग मिलते हैं, एक तो कौन सा है, गुलाबी, और एक कौन सा है, सफेद रंग मिलता है अपने को देखने के लिए, गुलाबी और सफेद रंग मिलता है। अलवर चित्रकला शैली, बसलो शैली इसकी क्या है, प्रमुख विशेषता है। बसलो शैली यानी हास्य के ऊपर क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है।
राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? तो राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन होंगे? कृष्णानंद व्यास होंगे। ठीक है, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? तो कृष्णानंद व्यास है। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा के संगीत ग्रंथ अपने को पता है, संगीत नाम सब में क्या आएगा? कॉमन आएगा। अब याद कर सकते हैं, महाराणा प्रताप ने, महाराणा कुंभा ने कहाँ राज किया था? तो कहाँ पे? मेवाड़ के ऊपर, तो संगीत राज हो गया। महाराणा कुंभा खुद क्या थे? विद्वान थे, रत्न थे, तो इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा? संगीत रत्नाकर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखने की एक प्रकार से ट्रिक है। महाराणा कुंभा ने कहाँ राज किया? तो संगीत राज हो गया। महाराणा कुंभा क्या थे? रत्न थे, तो वहां से क्या हो जाएगा? संगीत रत्नाकर हो जाएगा। महाराणा कुंभा क्या थे? संगीत, वहां पे प्रबंध किया था, संगीत सुधा प्रबंध हो जाएगा। संगीत राज, संगीत मीमांसा, महाराणा प्रताप की एक बुक का नाम क्या हो जाएगा? संगीत मीमांसा। ठीक है, तो इस प्रकार चारों नाम, संगीत नाम कॉमन है, नीचे वाले नाम राज किया था, रत्नाकर है, सुधा प्रबंध, और संगीत क्या है? मीमांसा है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। हुसैन इब्राहिम ने हाल ही में दक्षिण एशियाई, ये क्वेश्चन वर्तमान के अंदर, वहां पे उस टाइम जब पेपर हुआ था तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसलिए अपने यहाँ पे कोई काम का नहीं है, अपन सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, दक्षेस, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1985 के अंदर इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई है। इसका अगर मुख्यालय की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय इसका मिलेगा काठमांडू, और काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल के अंदर है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? अगर इसमें सदस्य देशों की बात की जाए तो सदस्य देश कितने हैं? 8 इसके क्या मिलते हैं? सदस्य देश मिलते हैं। 8 सदस्य देशों के नाम, 4 के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, मालदीव है, इसके अलावा भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका हो गया, और कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। वर्तमान में ये इतना ज्यादा प्रासंगिक है ही नहीं, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही क्या रहेगी? कम रहेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1939 के अंदर के स्थान के ऊपर, जो अब ये बात क्वेश्चन कहना चाहता है कि 1939 के अंदर वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो गया था, लेकिन 1941 के अंदर ही यूएसए ने उसके अंदर पार्टिसिपेट क्यों किया था? क्योंकि यूएसए ने पहले पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो 1941 के अंदर जो पार्टिसिपेट करने का कारण क्या था? तो इसका कारण क्या होगा? पर्ल हार्बर के ऊपर क्या किया गया था? आक्रमण किया गया था। ये आक्रमण करने वाला कौन था? जापान था। जापान ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। आपको पता होना चाहिए कि जो सेकंड वर्ल्ड वार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 सितंबर को हुई थी। ये डेट भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके ऊपर? ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि कहाँ पे आक्रमण करके इसकी शुरुआत हुई? तो पोलैंड के ऊपर। किसने आक्रमण किया था? हिटलर ने किया था। और हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का निवासी था। ठीक है, अपन सबको पता है कि जापान के ऊपर बाद में क्या गिराए गए थे? बम गिराए गए थे। मैं आपको बता देता हूँ जापान के ऊपर क्या गिराए गए थे? परमाणु बम। जापान पर परमाणु हमला। कौन कौन से 2 शहर थे? एक तो था हिरोशिमा, और एक का नाम क्या था? नागासाकी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हिरोशिमा के ऊपर कब बम गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को किया गया था, और इसके ऊपर 9 अगस्त 1945 को किया गया था। अगर पूछे कि इस जो बम गिराया गया था इसका नाम क्या था? लिटिल बॉय। इस बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय था। अगर इसको नागासाकी के ऊपर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? तो उस बम का नाम था फैट मैन। आप सबको पता होना चाहिए कि जो जापान है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी पूछा गया है, और आरएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जापान कितने द्वीपों के ऊपर फैला हुआ है? तो प्रमुख रूप से जापान के जो द्वीप हैं, उन द्वीपों के नाम है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु द्वीप। एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दिशा उत्तर है, उत्तर से दक्षिण दिशा के अंदर भी इनको सेट करवा सकते हैं। होक्काइडो उत्तर के अंदर, उसके बाद में होन्शु है, फिर उसके बाद में शिकोकू, और लास्ट के अंदर कौन आएगा? क्यूशु द्वीप आएगा। 1990 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता, 1990 को अपने को ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए अपन सीधा कौन सा पढ़ते हैं? वर्तमान के अंदर ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए 2-4 बातें वो अपन देख लेते हैं।
एक तो ये है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी सूची की भाषाओं को दिया जाता है, 8वीं अनुसूची के अंदर जो 22 भाषाएं हैं उनके लिए जो पुरस्कार दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले किसे मिला गया था, तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो जी शंकर कुरूप को मिला है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य के अंदर पहले व्यक्ति कौन है जिन्हें कौन सा मिला है पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2022 का जो 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे मिला था, तो दामाडोर मोजो को मिला था। और ये कौन सी भाषा के लेखक हैं, कोंकणी भाषा के लेखक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति को 1990 का अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव हेतु जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया गया था। अपने को 19 ये पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपन वर्तमान के अंदर देख लेते हैं कि ये जो सबसे पहले दिया गया था उसका देख लेते हैं। एक तो ये शुरुआत कब हुई थी, 1965 के अंदर हुई थी। पहले व्यक्ति कौन है, यू थांट है। यू थांट को किस रीजन से दिया गया था, तो वियतनाम के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए इन्हें दिया गया था। वर्ष 2009 से किसी को भी नहीं दिया गया है, तो इसलिए अपने को ज्यादा इसके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में प्रस्तुत नरसिम्हन समिति, ये क्वेश्चन करंट का है इसलिए यहाँ पे हाल ही के अंदर हुआ है, यूज हुआ है। लेकिन अपने को क्वेश्चन उस टाइम करंट का था, लेकिन आज भी अपने को ये क्वेश्चन क्या है, प्रासंगिक है। एग्जाम के अंदर 4 समितियां दे सकता है और पूछ सकता है कि निम्न में से किस समिति का संबंध किस किस से है। तो अपने को पता होना चाहिए कि जो नरसिम्हन समिति है उसका संबंध किससे है, बैंकिंग सुधार से है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैंकिंग सुधार हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा हुआ है, समितियां दे दी जाती है और उनसे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, बैंकिंग सुधार से है। भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना वर्तमान में क्या कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है, लेकिन आज भी पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है, तो ये पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है, रूस से ली गई है। ठीक है, सबसे पहले कब आई थी, 1952 के अंदर आई, 5 साल चली थी, 1957 के अंदर चली थी। ये जो भोजन, काम और उत्पादन का नारा है ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो गरीबी हटाओ का नारा है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, विपक्ष ने बोला था कि इंदिरा हटाओ, इन्होंने बोल दिया, इंदिरा ने नारा दे दिया कि गरीबी हटाओ, और काफी लोकप्रिय रही थी और भारी बहुमत से सरकार में वापस आई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। 1991 तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है। अपने को पता होना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले अपन ये क्वेश्चन पढ़ के आए थे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण कितने चरणों के अंदर हुआ है, 2 चरणों के अंदर हुआ है। ठीक है, पहले चरण के अंदर क्या बनी है, फीडर नहर बनी है, और एक क्या बनी है, मुख्य नहर। 2 चीजों का निर्माण हुआ है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है फीडर नहर कहां से निकाली गई, तो हरिके बैराज पंजाब से निकाली गई है, जहां पे व्यास और सतलज नदियां आके मिलती है, वहां से क्या निकाली गई है, हरिके बैराज से फीडर नहर निकाली गई है। फीडर नहर कहां तक आती है, मसीतवाली हेड तक। मसीतवाली हेड हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे इसका सबसे पहले अगर पूछा लिया शुभारंभ कहाँ पे हुआ था, तो शुभारंभ यहीं पे हुआ था। ठीक है, कितने किलोमीटर की लंबाई है, 204 किलोमीटर की इसकी लंबाई है फीडर नहर की। इसके बाद में जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई कितनी है, 189 किलोमीटर। अगर इन दोनों को काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 393 हो जाएगी। इस प्रकार पहले चरण के अंदर अगर एग्जामिनर कभी क्वेश्चन घुमा के पूछे और एग्जाम पूछ ले कि एग्जामिनर के फर्स्ट चरण के अंदर कितने किलोमीटर नहर का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, तो आप बता सकते हो 393 किलोमीटर नहर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। जो सेकंड चरण है उसके अंदर पुंगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक बनी है, कुल कितने किलोमीटर बनी है, 256 किलोमीटर बनी है। अगर पूछ लिया जाए कि टोटल कितना है, तो इन दोनों को जोड़ दोगे, 256 को जोड़ेंगे और 393 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 649 किलोमीटर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा, ब्रुसेल्स के अंदर होगा, और ब्रुसेल्स कहाँ पे है, बेल्जियम के अंदर है। ब्रुसेल्स कहाँ पे, बेल्जियम के अंदर है। अच्छा, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ही आपको किसका मुख्यालय मिलता है, नाटो का मिलता है। ये एक प्रकार से क्या है, सैनिक संगठन है। ठीक है, सोवियत रूस उस टाइम तत्कालीन सोवियत रूस को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, आज भी ये विद्यमान है। ठीक है, नाटो का पूरा नाम क्या हो जाएगा, नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन। नाटो का पूरा नाम क्या हो गया, नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन। अगर नाटो का मुख्यालय पूछ लिया जाए तो ये भी कहाँ पे होगा, ब्रुसेल्स के अंदर होगा। और ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है, बेल्जियम देश की राजधानी है। करंट अफेयर का आपको एक क्वेश्चन और भी बताता चलता हूँ कि नाटो के अंदर वर्तमान में नवीनतम जो सदस्य देश जुड़ा है,
नाटो का जो नवीनतम सदस्य देश है उसका नाम क्या है? फिनलैंड है। उस देश का नाम क्या होगा? फिनलैंड होगा। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो फिनलैंड की राजधानी हो जाएगी हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? हेलसिंकी हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एससीओ संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य देश जो 9वां बना उसका नाम क्या है? ईरान है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आसियान का 11वां नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? पूर्वी तिमोर या तिमोर लिस्ते हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। 1988 के अंदर अंटार्कटिका महाद्वीप पे भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसके लिए जो क्वेश्चन है अंटार्कटिका के अंदर भारत के कितने केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो 3 हो रहे हैं और चौथा क्या हो रहा है? स्थापित हो रहा है। 1 2 3 4। पहले का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। अगला कौन सा हो जाएगा? भारती हो जाएगा। उससे अगला कौन सा हो जाएगा? मैत्री हो जाएगा। और अगला कौन सा हो गया? मैत्री 2.0। ठीक है। नवीनतम स्टेशन कौन सा स्थापित हो रहा है? मैत्री 2.0 हो रहा है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि आर्कटिक के ऊपर कौन सा स्थापित किया गया, ये कौन सा है? अंटार्कटिक है। अपने बात किसकी कर रहे हैं? आर्कटिक के ऊपर। तो आर्कटिक के ऊपर जो स्थापित हुआ उसका नाम क्या हो जाएगा? हिमाद्री। आर्कटिक के ऊपर जो स्थापित हुआ उसका नाम क्या हो जाएगा? हिमाद्री हो जाएगा। अंटार्कटिका के ऊपर कौन से? 4 हैं। दक्षिण गंगोत्री है, भारती है, मैत्री और मैत्री 2.0 है। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। विश्व की 2 प्राचीन सभ्यताएं जहां शून्य का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है, तो उन सभ्यताओं का नाम क्या होगा? एक तो माया सभ्यता और एक कौन सी हो जाएगी? प्राचीन भारत की सभ्यता हो जाएगी। 2 सभ्यताएं मिलती है। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी बता देता हूं कि शून्यवाद के प्रवर्तक किसे कहते हैं? शून्यवाद के प्रवर्तक, शून्यवाद के प्रवर्तक किसे कहते हैं? तो शून्यवाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? नागार्जुन है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन है? नागार्जुन है। अच्छा, नागार्जुन को क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टीन कहते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? शून्यवाद के प्रवर्तक कहलाते हैं। इनकी 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, पुस्तकें। एक पुस्तक का नाम है प्रज्ञा पारमिता सूत्र और एक पुस्तक का नाम है माध्यमिक कारिका। इस प्रकार दोस्तों, आज हमने जो राजस्थान आरएस का प्रारंभिक परीक्षा का 1992 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर से अपन ने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को उठाया है जो वर्तमान के अंदर प्रासंगिक है और इनकी व्याख्या की है, जो वर्तमान में ही सारे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उन सब के लिए लाभदायक रहेगी। अगर आपको हमारा ये प्रयास सार्थक लगा है तो आप हमें क्या कर सकते हैं? लाइक करें और अपने जितने भी जानकार हैं उन्हें क्या करें? शेयर करिए और हमारे चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। आप किसी और विषय के ऊपर आप चाहते हैं हम वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। अगर हमारी कोई कमी है तो उसे भी हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। जय हिंद।